अध्याय 743 अनंत शुरुआत। अब रोहित का भूतिया हाथ घोस्ट हैंड बिना किसी भेदभाव के किसी भी भूत को दबा सकता था, और चूंकि उसने प्रेत दूत घोस्ट एओइट से पहेली का एक हिस्सा चुरा लिया था, इसलिए उसके भीतर प्रेत दूत की कुछ विशेषताएं भी आ गई थीं। ये भूतिया हाथ काफी खौफनाक था। रोहित के संपर्क में आने वाले सामान्य भूत उसके छूते ही तुरंत दब जाते थे और हिलने डुलने में असमर्थ हो जाते थे। इसलिए जब रोहित के भूतिया हाथ ने इस लाश के सिर को छुआ तो उसका प्रभाव पहले ही शुरू हो चुका था। अपनी आंखें खोले हुए वह भयानक शव अब एक बार फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा। यह ऐसा था मानो वह अभी अभी जागने के बाद वापस गहरी नींद में सो गया हो। शायद इस गहरी नींद की प्रक्रिया के दौरान एक ऐसा भयानक दुष्स्वप्न नाइटमेयर चल रहा था जो दूसरों के लिए अज्ञात था, लेकिन उस दुष्स्वप्न में वास्तव में क्या हो रहा था रोहित को नहीं पता था। उसे तो बस वही करना था जो उस व्यक्ति ने उससे कहा था, बस ये 3 काम करने थे। इसके क्या परिणाम होंगे इस पर रोहित को कोई भरोसा नहीं था। आमतौर पर अपने स्वभाव के कारण वह किसी अजनबी नहीं, किसी बाहरी सत्ता की बातों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करता था। लेकिन इस बार उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि वह व्यक्ति जो उससे करवाना चाहता था उसमें कोई जाल हो सकता है। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह व्यक्ति उसका अपना मृत पिता था? नहीं, यह असंभव होना चाहिए। 1 दशक से भी अधिक समय के बाद रोहित के मन में अपने पिता की स्मृति लगभग न के बराबर थी, बस एक धुंधली सी धारणा थी। केवल उस रिश्ते की वजह से वह उस पर विश्वास कर ले, ये नामुमकिन था। मैं निश्चित रूप से किसी दुष्स्वप्न के प्रभाव में हूँ, रोहित ने सोचा कि शायद उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। उसके सामने मौजूद उस अजीब शव ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। हालांकि वह अभी भी जमीन पर बैठा था और लेटा नहीं था, लेकिन इतना ही काफी था। आंखें न खोलने का मतलब था कि उसका प्रभाव काम कर रहा था, और तीसरी शर्त भी पूरी हो गई थी। इसके बाद रोहित को लाश में बदलाव आने का इंतजार करना था। जैसा कि जंगल वाले आदमी ने पहले कहा था, गहरी नींद में जाने के बाद लाश धीरे धीरे सड़ने लगेगी, और एक बार जब सड़न आधे से अधिक हो जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बीच नियंत्रण लगातार बनाए रखना था, भूत को आंखें खोलने और होश में आने की अनुमति नहीं देनी थी, और लाश को किसी बॉडी बैग या गोल्ड बॉक्स में बंद करके अलग भी नहीं करना था। रोहित शांत हो गया, वह कुछ नहीं बोला, उसने बस लाश को उठाया और कार की डिग्गी ट्रंक में रख दिया। उसे कार में आलिया द्वारा छोड़े गए कुछ कोट मिले और उसने उनसे लाश को ढक दिया। फिर वह अकेला वहीं बैठ गया, उसका एक काला पड़ा हुआ हाथ अब भी लाश को बिना छोड़े मजबूती से पकड़े हुए था। एक भूत को पकड़कर साथ बैठना, यहाँ तक कि एक सामान्य भूत नियंत्रक घोस्ट सप्रेसर में भी ऐसा दुस्साहस नहीं होता, और वह कुछ हद तक घबराहट और डर जरूर महसूस करता। लेकिन रोहित ऐसे स्थिर था मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके शरीर पर भूतिया परछाई घोस्ट शैडो का कब्जा था, जिससे वह पूर्ण तर्क की स्थिति में था, और उसे न तो नींद आ सकती थी और न ही थकान महसूस हो सकती थी। ऐसी स्थिति में वह एक असली भूत के बेहद करीब था। एकमात्र अंतर यह था कि उसके पास तर्क था और वह सोच सकता था, जबकि एक भूत ऐसा नहीं कर सकता था। लाश सड़ रही है। जब वह सन्नाटे में बैठा था तो रोहित ने देखा कि उसके पास पड़ी लाश पर धीरे धीरे मृत्यु के बाद पड़ने वाले नीले काले निशान लिवर मोर्टिस उभर रहे थे। फिर वह काली पड़ने लगी, जो सड़ने का संकेत था। वहीं दूसरा इंसानी सिर पहले ही सड़कर पूरी तरह नष्ट हो चुका था, उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई थी और वह इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो चुका था। भूतों के बीच एक संघर्ष शायद पहले ही शुरू हो चुका था। वह व्यक्ति उस मंडराते हुए दुष्स्वप्न पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। कोई भी सफलता की गारंटी नहीं दे सकता था। हालांकि जैसे ही रोहित ने ये काम पूरे किए, पिछली रात के दुष्स्वप्न के अंत के साथ गांव के सभी लोग अपने सपनों से जाग गए और कुछ भयानक परिणाम सामने आने लगे। जो लोग दुष्स्वप्न में मारे गए थे वे वास्तविकता में भी प्रभावित थे। विभिन्न तरीकों से अपनी आंखें बंद करके उन्होंने बेरहमी से आत्महत्या कर ली। भोर होने से पहले गांव में मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। चीखें और दिल दहला देने वाले रोने की आवाजें जल्द ही उस शांत गांव में गूंज उठीं, जिससे साफ पता चल रहा था कि कई ग्रामीणों ने दुष्स्वप्न में अपने रिश्तेदारों को खो दिया था और वे फिर कभी नहीं जाग सके। हालांकि लोगों की सही संख्या का अनुमान लगाना असंभव था, लेकिन दुष्स्वप्न के भीतर कम से कम 20 से 30 लोगों की मौत हो चुकी थी। रोहित ने ऐसे परिणाम का अनुमान लगाया था। अलौकिक घटनाओं में मृत्यु अपरिहार्य है। इसे एक कम संख्या माना गया क्योंकि ये लोग दुष्स्वप्न में केवल एक बार ही दाखिल हुए थे और लंबे समय तक नहीं रहे, जो सुबह लगभग 1 बजे के आसपास समाप्त हो गया था। अगर वे कुछ घंटे और रुक जाते तो पूरा गांव भूतों के शहर में बदल जाता। इस बार रोहित किसी तरह हताहतों की संख्या को कम से कम रखने में कामयाब रहा था। अतीत में उसके द्वारा अनुभव की गई कुछ अलौकिक घटनाओं की तुलना में यह मौतों की संख्या बहुत कम थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसके पास पड़ी लाश भी धीरे धीरे सड़ रही थी, लेकिन सड़ने की रफ्तार तेज नहीं थी।
उस अनसुलझे दुष्स्वप्न में अब भी वह उदास घना जंगल मौजूद था। इस बार सपने के भीतर केवल जंगल बचा था, कोई गांव नहीं था, बाहर जाने की कोई सड़कें नहीं थीं और कोई अन्य लोग नहीं थे। उस जंगल के भीतर एक केबिन में रोहित जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति लकड़ी के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका शरीर लगातार गायब हो रहा था, आसपास के अंधेरे में विलीन हो रहा था, मानो अलौकिक शक्ति अब उसके अस्तित्व को बनाए रखने में असमर्थ थी और उसे मिटा रही थी। इन अजीब बदलावों का सामना करते हुए उस व्यक्ति के सुस्त और कठोर चेहरे पर बदलाव का कोई संकेत नहीं था। न कोई डर था, न कोई तनाव, वहां तो बस एक राहत भरी सहजता का एहसास था। वह एक दशक से भी अधिक समय से यहाँ फंसा हुआ था और यह सब उसी पल के लिए था जो आ जाया था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने एक शब्द भी नहीं बोला, शायद समझाने के लिए कुछ था ही नहीं, या शायद वह इस जगह से बाहर कोई संदेश नहीं भेज सकता था। गायब होने से पहले उसने बिस्तर के पास एक बड़ी काली परछाई की ओर देखा। यह एक रिले रेस की तरह था। उसने भूत से लड़ने का काम उसे सौंप दिया था, एक कुत्ता जिसे दुष्स्वप्न में खींच लिया गया था। मुझे एक दशक से भी पहले मर जाना चाहिए था, वह धीरे से बड़बड़ाया जैसे किसी बात को याद कर रहा हो, लेकिन फिर वह रुक गया और उसकी आकृति धीरे धीरे अंधेरे में समा गई, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद बिस्तर के पास से एक बड़ा काला भेड़िया कुत्ता खड़ा हुआ, फिर दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आया। उसकी अजीब आंखें धुंधले जंगल का जायजा ले रही थीं। ये जंगल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था मानो यही पूरी दुनिया हो, क्योंकि यह सपना एक कुत्ते का सपना था। कुत्ता अपने पूरे जीवन में कभी इस जंगल से बाहर नहीं गया था, इसलिए उसकी दुनिया बस इतनी ही बड़ी थी। जंगल में घायल हाथ वाला एक व्यक्ति सख्त और सुन्न खड़ा था, निश्चल, हाथ में एक तेज चाकू लिए केबिन को ताक रहा था, मानो अंदर मौजूद व्यक्ति पर हमला करने के लिए करीब आ रहा हो। लेकिन जैसे ही कुत्ता बाहर आया, भूत ने मुड़कर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि केबिन के भीतर अब कोई नहीं था। परंतु मुड़कर जाने की कोशिश करने के बावजूद वह भूत न तो इस जंगल से बाहर निकल पा रहा था और न ही इस दुष्स्वप्न को समाप्त करने की प्रक्रिया को पूरा कर पा रहा था। चूंकि बाहरी दुनिया का शरीर और स्वप्न लोग दोनों ही प्रभावित थे, इसलिए वह भूत फंस गया था। यह एक बेहद सावधानी से योजनाबद्ध किया गया जाल था, जिसे उस व्यक्ति ने सपने के भीतर ही भूत को मारने के लिए तैयार किया था। अगर कोई यह सब जानता तो वह इतना हैरान हो जाता कि बोल भी नहीं पाता। दुनिया में सचमुच कोई ऐसा था जो एक अनसुलझे भूत को ऐसी गतिरोध की स्थिति में ला सकता था और फिर उसे प्रतिस्थापित रिप्लेस कर सकता था। अगले ही पल उस धुंधले जंगल में भेड़िए कुत्ते के गुर्राने और फाड़ने की आवाजें गूंज उठीं। भूत पर एक कुत्ते द्वारा हमला किया जा रहा था और उसका शिकार किया जा रहा था। जल्द ही भूत एक बार मर गया। चूंकि कुत्ते के पास कोई मानवीय यादें नहीं थीं, कोई कमियां नहीं थीं, बस शिकार करने की सहज प्रवृत्ति थी, इसलिए भूत के पास फायदा उठाने के लिए कोई कमजोरी नहीं थी और वह बिना जवाबी हमला किए ही कटकर मर गया। लेकिन दुष्स्वप्न समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि बाहरी दुनिया का शरीर दबा हुआ था, अपनी आंखें खोलने में असमर्थ था। इस बिंदु पर भूत को दूसरे दिन का दुष्स्वप्न सहना पड़ा, क्योंकि केवल दूसरे दिन ही भूत पुनरुत्थान रिजरेक्शन जारी रख सकता था। इसलिए यह अनिवार्य था, क्योंकि यह भूत की दिनचर्या थी जिसे बदला नहीं जा सकता था। दूसरे दिन के दुष्स्वप्न के दौरान भूत फिर से उस भेड़िए कुत्ते द्वारा मारा गया। अब भी जागने में असमर्थ होने के कारण भूत को तीसरे दिन के दुष्स्वप्न का सामना करना पड़ा। तीसरे दिन भी भूत मारा गया। ... दुष्स्वप्न के भीतर एक कभी न खत्म होने वाला चक्र शुरू हो चुका था। हालांकि भूत ने इस दुष्स्वप्न पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी, उसने काफी हद तक ऐसा किया था, क्योंकि यह मामूली सा दिखने वाला भेड़िया कुत्ता भी दुष्स्वप्न के स्रोतों में से एक था। भले ही वह कमजोर था, लेकिन उसके पास भूत की पहेली का एक हिस्सा था। इसलिए जब भूत मारा जा रहा था तो यह उनके बीच प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट की एक प्रतियोगिता भी थी। हर एक मौत के साथ, उस कुत्ते के हाथों हर एक खात्मे के साथ जो खुद दुष्स्वप्न का एक स्रोत था, दुष्स्वप्न पर भूत का नियंत्रण कमजोर होता गया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भूत अंततः पूरी तरह से गायब हो जाएगा, जिससे कुत्ता सब कुछ प्रतिस्थापित कर देगा। तभी रोहित के पिता की योजना सफलतापूर्वक पूरी हो पाती। इसके अलावा यह एक ऐसी योजना थी जिसमें जीवित मनुष्य भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि मानव स्मृति बहुत जटिल होती है और उसका आसानी से फायदा उठाया जा सकता है। एक बार भूत द्वारा दुष्स्वप्न में खींचे जाने के बाद उनके उससे मुकाबला करने की संभावना कम होती है, और एक बार मारे जाने के बाद दुष्स्वप्न के भीतर का भूत पूरी तरह से जीवित हो जाता। इसलिए एक जानवर ही सबसे अच्छा विकल्प था, विशेष रूप से एक ऐसा जानवर जो हमेशा एक ही जगह तक सीमित रहा हो। यह उस भूत को रोकने के लिए की गई तैयारी थी। अध्याय 744 प्रतीक्षा और संघर्ष। एक डरावनी रात बीत चुकी थी और बाहर उजाला हो चुका था, लेकिन गांव में जो कुछ हुआ था उसे बदला नहीं जा सकता था। अब तक दुष्स्वप्न में मरने वाले अधिकांश लोगों ने शायद भयावह तरीके से आत्महत्या कर ली होगी।
रोने और चीखने की आवाज़ें धीरे धीरे शांत हो गई थीं, और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था वे अब क्रूर सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे। रोहित के लिए इस तरह चुपचाप बैठे रहना एक प्रकार का आनंद था। भले ही वह कार की डिग्गी ट्रंक में एक भूतिया हाथ घोस्ट हैंड के साथ बैठा था, इसने उसके मिजाज पर कोई असर नहीं डाला। उसने कई बार शव की जांच की थी। वह सड़ रहा था, लेकिन सड़ने की गति विशेष रूप से तेज नहीं थी। यदि यह इसी गति से चलता रहा तो शव को आधे से अधिक सड़ने में कम से कम 1 या 2 दिन का समय लगेगा। दूसरे शब्दों में, रोहित को इस लाश को 1 या 2 दिन तक दबाकर रखना था। इस अवधि के दौरान उसे अन्य भयंकर भूतों की क्षमताओं का उपयोग करने से जितना संभव हो सके बचना था, ताकि उसका अपना संतुलन न बिगड़े। अब तक अलौकिक वस्तुओं की सहायता के बिना, पुनर्जीवन के जोखिम के बिना 1 या 2 दिनों तक भयंकर भूतों की क्षमताओं का उपयोग करने में सक्षम होना केवल वही कर सकता था, जहां तक वह जानता था। विश्वजीत भी शायद ऐसा कर सके, लेकिन वह आदमी आधा मरा हुआ लग रहा था। उसकी चेतना भयंकर भूतों द्वारा नष्ट हो चुकी थी। क्या अरूप गुप्ता उसे बचा पाएंगे, यह अज्ञात था। हे चचेरे भाई कजिन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अभी तुम्हें ढूंढने तुम्हारे घर गई थी। आंटी मानसी ने कहा कि तुम आज रात घर से बाहर चले गए थे। अचानक एक हंसी गूंजी और एक प्यारी सी लड़की गांव की ओर से आई। रोहित को देखकर वह बहुत उत्साहित लग रही थी। कजिन, रोहित का चेहरा थोड़ा बदला, उसकी आंखों में सतर्कता की एक झलक थी। उस दुष्स्वप्न वाले व्यक्ति ने कहा था कि करिश्मा एक दुर्घटना थी और उसकी व्यवस्था का हिस्सा नहीं थी। जहां तक बात है कि यह किस तरह की दुर्घटना थी, रोहित नहीं जानता था। दूसरा व्यक्ति शायद जानता हो, लेकिन उसने बताया नहीं था। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? रोहित ने पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, बस कजिन के साथ थोड़ा समय बिताना था, करिश्मा ने कहा। उसकी नज़रें रोहित पर टिकी और फिर खुली डिग्गी की ओर बढ़ गईं। ये कपड़ों से ढकी एक लाश थी, जिससे सड़ने की हल्की गंध आ रही थी। रोहित ने कहा, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। आलिया को ढूंढो, वह तुम्हें जयपुर में खरीदारी के लिए ले जा सकती है। आंटी मानसी अभी व्यस्त हैं। जब मैं निकली थी तो गांव के बहुत से लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। करिश्मा खिलखिलाकर हंसी, और जैसे ही उसने बात की वह रोहित के बगल में आ गई, सीधे खुली डिग्गी पर बैठ गई। उसके पैर हवा में लटक रहे थे और धीरे धीरे हिल रहे थे। गांव वाले उन्हें किस लिए ढूंढ रहे हैं? रोहित ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने पूछा नहीं। अरे यह क्या है? कोई इंसान यहाँ कौन सो रहा है? अचानक करिश्मा ने अपने बगल से कपड़ों का एक टुकड़ा उठाया, जिससे कार के केबिन में बैठी एक भयानक पीली और ठंडी लाश दिखाई दी, जिसकी आंखें बंद थीं। रोहित ने उसकी कलाई पकड़ ली, उसकी निगाहें तेज हो गईं। क्या तुम इस शव के बारे में उत्सुक हो? यह उसे भूत को छूने से रोकने के लिए था। आपको समझना होगा कि भूत वर्तमान में दबी हुई स्थिति में था, जो स्थिर नहीं था। जैसे ही उसने अपनी पकड़ ढीली की और दबाव हटाना बंद किया, भूत दुष्स्वप्न से जाग जाएगा। तब किस तरह की दुर्घटना होगी, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। शायद एक और अलौकिक घटना घट जाए। गांव ने पिछली रात कई मौतें देखी थीं। ऐसी एक और घटना हुई तो रोहित का घर एक वीरान गांव बन सकता था। एक ऐसा परिणाम जिसे वह देखना नहीं चाहता था। नहीं, मुझे बस लगा कि यह व्यक्ति जाना पहचाना लग रहा है, जैसे मैंने इसे पहले कहीं देखा हो, करिश्मा ने सिर झुकाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। फिर उसने अपना सिर हिलाया। मुझे याद नहीं आ रहा, ये बहुत कष्टप्रद है। क्या तुम्हारी याददाश्त में कोई समस्या है? करिश्मा के थोड़े दर्द भरे चेहरे को देखकर रोहित ने मन ही मन सोचा। उसकी दोस्त प्रियंका कल मर गई थी और उसने केवल एक दिन के लिए दर्द और अपराधबोध महसूस किया था। गांव की पिछली रात की घटना के बाद वह अब बेखबर लग रही थी। एक बड़े दिल और भूलने की आदत वाले व्यक्ति के लिए भी इतनी जल्दी ठीक हो जाना मुमकिन नहीं था। एकमात्र संभावना ये थी कि करिश्मा की याददाश्त हमेशा से ही समस्याग्रस्त थी। वह कुछ चीजें भूल जाती थी या उन अन्य बातों को याद रखने में विफल रहती थी जिन्होंने उस पर गहरा प्रभाव डाला हो। इसलिए जब रिश्तेदार या दोस्त मर जाते थे तो वह उनके गुजरने की याद नहीं रख पाती थी और स्वाभाविक रूप से उसे दुख या परेशानी महसूस नहीं होती थी। अगर तुम सोच नहीं पा रही हो तो कोशिश मत करो। तुम्हें अब चाकू नहीं खरीदना चाहिए, न ही रेनकोट पहनकर सोने की जरूरत है। वह दुष्स्वप्न समाप्त हो गया है और यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो शायद ये दोबारा नहीं होगा। रोहित ने उसे सांत्वना दी। क्या ऐसा है? करिश्मा ने कुछ और सोचा, लेकिन वह कई चीजें याद करने में विफल रही, मानो उसने कुछ महत्वपूर्ण अनदेखा कर दिया हो, जबकि उसी समय नहीं। रोहित ने आगे कहा, इस शरीर को मत छुओ, इस चीज से दूर रहो, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है। फिर डिग्गी में बैठी करिश्मा नीचे कूदी और मुस्कुराते हुए कहा, अगर कजिन व्यस्त नहीं है तो मेरे साथ मछली पकड़ने चलो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी मछली पकड़ी है। मछली पकड़ना? रोहित हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि करिश्मा अचानक ऐसी अजीब मांग करेगी।
ठंड के मौसम में बिना ठंड की परवाह किए मछली कौन पकड़ता है? मैं अभी खाली नहीं हूँ, कहीं नहीं जा सकता। अगर तुम मछली पकड़ना चाहती हो तो कुछ दिन रुको। जब मैं अपने काम से निपट जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ मछली पकड़ने चल सकता हूँ, रोहित ने कहा। जरूरत नहीं है, अब मेरा मन नहीं है मछली पकड़ने का। ही, धन्यवाद कजिन, करिश्मा ने ठीक तभी अपना इरादा बदल लिया। इस अप्रत्याशित बदलाव ने रोहित को वाकई भ्रमित कर दिया। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने नीचे देखा तो पाया कि यह आलिया की कॉल थी। सामान्य तौर पर आलिया उसे फोन नहीं करती थी। आखिरकार रोहित पहले ही कह चुका था कि वह किसी भी समय अलौकिक घटनाओं से निपट सकता है और फोन पर केवल महत्वपूर्ण मामलों पर ही चर्चा होनी चाहिए। इस कारण से चाहे वह कंपनी हो या रोहित की कोई संपत्ति, सब कुछ आलिया की देखरेख में छोड़ दिया गया था ताकि उसे बार बार उसे ढूंढने की असुविधा न हो। क्या बात है? रोहित ने फोन उठाया। आलिया ने घबराहट और शिकायत के स्वर में कहा, रोहित तुम कहाँ हो? मैं गांव के लोगों से घिरी हुई हूं और मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझे लगता है कि केवल तुम ही इसे संभाल सकते हो। कृपया जल्दी वापस आओ। आलिया के विवरण को सुनने के बाद रोहित मोटे तौर पर समझ गया कि क्या हो रहा है। वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं थी। यह मुआवजे के बारे में था। कल प्रियंका की मृत्यु हो गई और रोहित ने शांति बनाए रखने के लिए उसके परिवार को उदारतापूर्वक 50 लाख का मुआवजा दिया। हालांकि पिछली रात एक दुर्घटना में गांव के लोग भी मारे गए थे। ये जाने बिना कि किसने नेतृत्व किया, वे सुबह सुबह रोहित के घर पहुंच गए और उसी मुआवजे की मांग करने लगे। रोहित पिछली रात ही निकल गया था और किसी ने उसे नहीं ढूंढा, इसलिए उन्होंने आलिया और उसकी मां अनुराधा को घेर लिया। भुगतान की मांग करने लगे। 50 लाख की रकम ईर्ष्या पैदा करने के लिए काफ़ी थी। इसके अलावा अधिकांश परिवार के सदस्यों ने अपनों को खो दिया था। भावनाएं चरम पर थीं और इस तरह आलिया उनका निशाना बन गई। मुझे पता है, मैं कार के पास बैठा हूं, उन्हें मेरे पास आने दो, रोहित ने शांत भाव से जवाब दिया। उसका चेहरा स्थिर था। ठीक है, ठीक है, आलिया ने जवाब दिया मानो उसके कंधों से भारी बोझ उतर गया हो। रोहित के फोन रखने के बाद उसने तुरंत चिराग से संपर्क किया। हेलो चिराग, मैं हूं रोहित। मैं हूं रोहित, क्या तुम्हारे पास कोई मिशन है? चिराग की तरफ से आवाज जल्दी आई। रोहित ने कहा, आलिया ने पहले ही तुमसे संपर्क किया होगा। मीशान गांव की स्थिति लगभग सुलझ गई है। तुम्हारे लोग कब आ रहे हैं? कुछ अनुवर्ती मामले हैं जिन्हें तुम्हारे द्वारा संभाला जाना है। मैंने पहले ही शियाओहू को इसे संभालने के लिए भेज दिया है और उनकी कार रास्ते में है, उनके आने में 15 मिनट लगने चाहिए। कैप्टन रोहित, क्या मुझे वहां जल्दी आने की जरूरत है? चिराग ने कहा, जरूरत नहीं है, अपने लोगों से ज्यादा सामान लाने को कहो, काफी लोग मर चुके हैं और इसने कुछ संघर्ष पैदा कर दिया है, रोहित ने कहा। चिराग ने जवाब दिया, ठीक है, कोई समस्या नहीं। कैप्टन रोहित, क्या आप कुछ और निर्देश देना चाहेंगे? नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा, रोहित ने और अधिक विस्तार से नहीं बताया और फोन रख दिया। हालांकि इस क्षण उसने पाया कि करिश्मा, जो अभी यहाँ थी, किसी समय चली गई थी और उसके आसपास उसका कोई निशान नहीं था। चली गई। रोहित की निगाहें थोड़ी मचल गईं। उसकी इस चचेरी बहन के पास अभी भी अन्य रहस्य थे और उसके शरीर पर खरोंच या मृत्यु के बाद पड़ने वाले नीले काले निशानों जैसे धब्बे इसका सबसे अच्छा प्रमाण थे। बस उसे अभी भूत से निपटना था और फिलहाल उसके पास जांच करने की ऊर्जा नहीं थी। बहुत जल्द आसपास के गांव के बहुत से लोग दिखाई दिए। आलिया उकसाए जाने पर आगे बढ़ी और यहाँ चल कर आई। जब वह रोहित के सामने पहुंची तो वह बहुत शर्मिंदा लग रही थी, अपना सिर नीचे किए हुए जैसे उसने कुछ गलत किया हो। जाकर कार में बैठ जाओ, रोहित ने इशारा किया। ओह, आलिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्देश का पालन किया, कार का दरवाजा खोला और यात्री सीट पर बैठ गई। स्पष्ट रूप से बाद के मामले अब उससे संबंधित नहीं थे। रोहित इन मुद्दों को व्यक्तिगत रूप से संभालने वाला था। लेकिन जैसे ही आलिया बैठी, बाहर बहस शुरू हो गई। इधर देखो रोहित, जब कल एक बाहरी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया गया, लेकिन अब एक स्थानीय की मृत्यु हो गई है। तुम्हें एक पैसा न देने में शर्म कैसे नहीं आती? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने पहले ही कहा था, अगर यहाँ कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदारी लोगे। अब बेहतर होगा कि तुम अपनी बात से पीछे न हटो, एक अपरिचित आंटी ने बिना किसी हिचकिचाहट के बात कही। बिल्कुल, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने यह भी कहा था कि तुम जयपुर शहर के प्रभारी व्यक्ति हो। अब जब लोग मर चुके हैं तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे या नहीं? हम आपसे पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद आपको कम से कम कुछ मुआवजा देना चाहिए। रोहित की निगाहें थोड़ी बदलीं, बोलने वालों की ओर देखा। क्या ये सिर्फ मुआवजे के बारे में है और कुछ नहीं? बाकी लोग तुरंत चौंक गए। जाहिर है कि उन्होंने रोहित के इतने शांत जवाब की उम्मीद नहीं की थी, बिना किसी बहस या इनकार के इरादे के।
रोहित, तुम भी इसी गांव के हो, बस इसे वैसे ही संभालो जैसा तुम ठीक समझते हो। तुम इसके लिए जिम्मेदार हो और तुम्हें आवश्यकतानुसार मुआवजा देना चाहिए, एक पैसा कम नहीं, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिगरेट पीते हुए भौहें सिकोड़कर कहा, जैसे कि उसे लगा कि यह स्वाभाविक है। सख्ती से कहें तो मैं केवल मामले को संभालने के लिए जिम्मेदार हूं, मुआवजे के लिए नहीं। कल का मुआवजा केवल इसलिए था ताकि मेरी चचेरी बहन को दूसरों द्वारा परेशान न किया जाए, इसलिए मैंने इसे निजी तौर पर निपटा लिया। आज तुम्हारे परिवारों के लोग मर गए हैं, उसके बजाय कि परिणाम को कैसे संभाला जाए, तुम पहले मुझसे मुआवजे की मांग कर रहे हो, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं लगता? रोहित ने शांत व्यवहार बनाए रखा। उसे लगा कि वह भावनाहीन है, लेकिन ये लोग और भी ठंडे लग रहे थे। उनके रिश्तेदारों को मरे आधा दिन भी नहीं हुआ था और वे पहले ही मुआवजे के लिए शोर मचा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे मृतक अब महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन पैसा अधिक महत्वपूर्ण था। उनका तर्कसंगत नफा नुकसान का आकलन लगभग अरूप गुप्ता के बराबर था। रोहित, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कह रहे हो कि तुम मुआवजा नहीं दोगे? जैसे ही शब्द बोले गए, आसपास का कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से उत्तेजित हो गया। कोई मर गया और मुआवजे का एक पैसा भी नहीं मिला। ये कुछ ऐसा था जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मुआवजा एक बड़ी राशि थी। यह एक अलग मुद्दा है। रोहित उदासीन रहा। उसके भीतर अब घोस्ट शैडो था, इसलिए उसकी भावनाएं पूरी तरह से अप्रभावित थीं। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, अगर नहीं तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इसे गलत मत समझना और याद रखना, मदद मांगते समय तुम्हें सही रवैया दिखाना चाहिए। मेरा परिवार तुम्हारा कर्जदार नहीं है। इसके अलावा तुम सुबह सुबह मेरे घर पर परेशानी पैदा करने आए, जो बहुत ज़्यादा है। पहले मेरी माँ और आलिया से माफ़ी मांगो, फिर हम मुआवजे पर चर्चा कर सकते हैं, रोहित ने समूह से दृढ़ता से कहा। माफ़ी? मुआवजे के लिए इतनी आक्रामकता के साथ यहाँ आने वाले इन लोगों में से किसी ने माफ़ी मांगने के बारे में नहीं सोचा था। किस बात के लिए माफ़ी? रोहित, अगर तुम नहीं होते तो क्या इतने लोग मरते? अगर किसी को माफ़ी मांगनी चाहिए तो तुम्हें हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो मेरे परिवार में ओल्ड लियू नहीं मरते। वाह वाह वाह! अधेड़ महिला फिर से रोने लगी और फिर रोहित की ओर इशारा करते हुए रोने और उसे कोसने लगी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पूरी तरह से रोहित की गलती थी। कार में बैठी आलिया चिंतित लग रही थी। वह इस बात को लेकर चिंतित नहीं थी कि रोहित के साथ क्या होगा, बल्कि इन अज्ञानी गांव वालों को लेकर थी। शायद इन लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि वहां बैठे इस साधारण से दिखने वाले युवक के पास किस तरह की पहचान, स्थिति और शक्ति थी। यदि वे एक ही शहर के होने के बारे में नहीं सोच रहे होते तो वे जीवन भर रोहित जैसे व्यक्ति के साथ एक शब्द बोलने का सपना भी नहीं देखते। इसीलिए आलिया को डर था कि वे रोहित को नाराज कर सकते हैं, क्योंकि जब रोहित नाराज होता था तो वह वास्तव में कार्रवाई करने और मारने के लिए तैयार होता था, और यह कोई मजाक नहीं था। तुम्हारे पास माफ़ी मांगने के लिए 20 सेकंड हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। रोहित ने इन लोगों के आरोपों को नज़रअंदाज कर दिया और बस उन्हें एक समय सीमा दे दी। यह एक विकल्प था। तुम्हारा क्या मतलब है, रोहित? क्या तुम मुआवजा देने वाले हो या नहीं? बस हमें सीधा जवाब दो। जिस तरह से गांव में हंगामा है, वह तुम्हारा प्रभारी व्यक्ति बहुत जिम्मेदार है। हमने पिछली रात जो कुछ हुआ वह सब देखा है, और अगर तुमने इसे जल्दी निपटा लिया होता तो यह नौबत नहीं आती। एक माफ़ी? तुम्हारे परिवार ने किसी को नहीं खोया, मैंने खोया है, और तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? थू! देखो रोहित, मैं कुछ निष्पक्ष कहना चाहता हूँ। इस मुद्दे को बड़ा बनाना अच्छा नहीं है। मुझे पता है कि तुम अमीर हो, तुमने सफलता हासिल की है, लेकिन तुम गांव के लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? बस इसे कल की तरह मुआवजे की तरह करो, प्रत्येक परिवार को एक राशि दो और मामले को बंद करो। तुम्हारा क्या कहना है? सिगरेट पी रहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। रोहित ने अपने फ़ोन की ओर नीचे देखा जहां एक उल्टी गिनती प्रदर्शित हो रही थी। तुम्हारे पास 5 सेकंड बचे हैं। ये कैसा रवैया है? सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुम कुछ हो क्योंकि तुम्हारे पास एक अच्छी कार है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम मुझे उकसाओगे तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। महिला ने रोते हुए दावा किया और जमीन से एक पत्थर उठाया, इसे रोहित के बगल में कार पर फेंक दिया, जिससे कार दब गई। समय समाप्त। रोहित ने अपने फ़ोन को दूर रखा, उनकी हरकतों को नज़रअंदाज करते हुए। तुम्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं। इसके अलावा मैं इसे जबरन वसूली की कोशिश मान सकता हूँ। यदि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो क्यों न पहले कुछ महीनों के लिए जेल में बैठें। उसने विशेष रूप से कठोर उपायों का सहारा नहीं लिया क्योंकि उसे नहीं लगा कि ये लोग प्रयास के लायक हैं। क्या तुम्हारे कहने पर जेल जाऊं? तुम खुद को क्या समझते हो? रोहित ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस गांव के प्रवेश द्वार की ओर देखा।
चिराग के लोग आ चुके थे और वाहनों का एक काफिला गांव में चला गया, जांच दल जिसे इस घटना के लिए व्यवस्थित किया गया था। अध्याय 745 नया कोड नेम। इस बार के दुष्स्वप्न नाइटमेयर के लिए रोहित स्वयं भी कुछ हद तक जिम्मेदार था। यदि उसने उन शवों को न हटाया होता तो आज का दुष्स्वप्न न होता। वह अपने दिल में यह बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए वह ग्रामीणों की भावनाओं पर विचार करने और कुछ मुआवजा देने के लिए अनिच्छुक नहीं था। आखिरकार उसके लिए पैसा वास्तव में केवल एक संख्या था। न तो उसके पास पैसा खर्च करने के लिए कोई जीवन था, न ही समय। बेशक रोहित की वर्तमान संपत्ति के साथ पैसे खत्म होना कठिन था। भोला बनकर ग्रामीणों को कुछ पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ये लोग बहुत नीच थे और बहुत उदासीन भी। गांव में मौतें पिछली रात ही हुई थीं, शवों को अभी तक उठाया या जलाया नहीं गया था और ये लोग आज सुबह ही मुआवजा मांगने पहुंच गए, जो किसी भूत नियंत्रक घोस्ट मैनिपुलेटर से भी अधिक ठंडी उदासीनता प्रदर्शित करता है। इसके अलावा उन्होंने उसके परिवार की शांति भंग कर दी थी, केवल अपने लाभ पर ध्यान केंद्रित किया और दूसरों की पूरी तरह अनदेखी की। रोहित को इन लोगों से निपटना बेहद घृणित लगा। इस तरह की जनभावना और स्वभाव को देखकर यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसकी मां ने गांव लौटने के बजाय जयपुर शहर में उसके साथ रहने और किराए के मकान में रहने का विकल्प चुना। वापस आने पर उन्हें उपहास और तिरस्कार ही सहना पड़ता। कम से कम बाहर उन्हें सामान्य लोगों के रूप में तो देखा जा सकता था। रोहित ने अलौकिक घटनाओं के अलावा बाहर की दुनिया का अधिक अनुभव नहीं किया था। उसका दूसरों के साथ बहुत कम संपर्क था और उसने पहले कभी जटिल मानवीय संबंधों को नहीं संभाला था, जिससे ये पहली बार था जब उसे इस तरह का बोध हुआ और कुछ विचार उत्पन्न हुए। जैसे ही उसने मुआवजा देने से इनकार किया, पहले से ही उत्तेजित माहौल के नियंत्रण से बाहर होने के संकेत मिलने लगे। हालांकि जैसे जैसे एक के बाद एक वाहन गांव में आए, अराजकता का ये खतरा कम हो गया। केस अधिकारी आ गए हैं। इतनी सारी गाड़ियां, कितने लोग आए हैं। इतने लोगों की मौत के साथ ये निश्चित रूप से एक बड़ा मामला होगा, इसलिए इतने सारे लोग आए हैं। चर्चाओं के बीच वाहन पास के खुले मैदान में रुक गए और बड़ी संख्या में अधिकारी कारों से बाहर निकले, कम से कम कुछ दर्जन, जो गांव के तमाशबीनों से अधिक थे। उनका नेतृत्व 30 साल से कम उम्र का एक युवक कर रहा था, जो असामान्य रूप से सक्षम लग रहा था। उसका नाम हुकाई था, चिराग का एक अधीनस्थ, जो इस क्षेत्र में विशेष मामलों को संभालने के लिए जिम्मेदार था। हुकाई के आने के साथ गांव वाले अचानक शांत हो गए, अब और बेतुकी बातें बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तुम निर्धारित समय से काफी देर से आए हो, रोहित ने कहा। हुकाई ने पास आकर तुरंत माफी मांगी। मुझे बहुत खेद है कैप्टन रोहित। टाउनशिप की सड़कें काफी संकरी हैं और कुछ ट्रैफिक जाम था, इसलिए हमें कुछ मिनटों की देरी हो गई। हालांकि रोहित इस व्यक्ति को नहीं जानता था, लेकिन हुकाई रोहित को पहचानता था। आंतरिक रूप से रोहित की फाइल और डेटा व्यापक रूप से प्रसारित किए गए होंगे और भले ही यह गोपनीय था, महत्वपूर्ण कर्मियों को उसके बारे में पता होना ही था। कोई बात नहीं, बस मामले को संभाल लो। वह चीज भूत सुलझा ली गई है, तुम्हें खतरे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोहित ने कहा। हुकाई ने राहत की सांस ली। धन्यवाद कैप्टन रोहित, इससे मुझे बहुत शांति मिली। कैप्टन रोहित, इस दृश्य को देख रहे अन्य ग्रामीण पल भर के लिए स्तब्ध रह गए, अनिश्चित कि आगे क्या करना है। अब तक उन्होंने केवल ये सोचा था कि रोहित की लॉटरी लगी है या उसने कहीं से पैसा कमाया है, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मुख्य केस अधिकारी भी उसके साथ इतना सम्मान का व्यवहार करेंगे। ये सिर्फ पैसा होने की बात नहीं थी, यह उसके दर्जे को भी दर्शाता था। इन लोगों को ले जाओ और 3 से 6 महीने के लिए इन्हें अलग रखने और निगरानी करने का तरीका ढूंढो, कारण वे एक अलौकिक घटना में शामिल हैं और असामान्य हो सकते हैं, रोहित ने भीड़ की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा। हुकाई कुछ पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर जल्दी ही समझ गया कि उसका क्या मतलब था। कारण निर्दोष था, श्रृंखला के ऊपर रिपोर्ट करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि यह एक अलौकिक घटना से संबंधित था। किसी और के पास इस पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं था और रोहित के पास इसे संभालने का पूर्ण अधिकार था। जी हाँ कैप्टन रोहित, मैं समझ गया। फिर हुकाई ने अपने अधीनस्थों को निर्देश दिए, इन्हें वापस ले जाओ और ठीक से व्यवस्थित करो। कुछ समय के लिए इन्हें अलग रखो और विनम्रता से पेश आओ। कोई संघर्ष या परेशानी पैदा न करें। ये अपराधी नहीं हैं, ये बस सामान्य लोग हैं। रोहित को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हुकाई इसे कैसे संभालता है, उसे केवल परिणामों में रुचि थी। उसे बस इन परेशान करने वाले लोगों के गायब होने की जरूरत थी। जहां तक कैसे, कहाँ गए और क्या किया, इसमें उसे बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। रोहित, तुम्हारा मतलब क्या है? हमने ऐसा क्या किया है कि तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे? अचानक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने घबराहट में कहा, क्योंकि उसे अधिकारी ले जा रहे थे। रोहित, तुम ठंडे दिल वाले जानवर हो। तुम अपने बूढ़े पिता जैसे ही हो।
अगर तुम मुझे जीने नहीं देना चाहते तो मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ूंगी, एक महिला चिल्लाई, ले जाए जाने से इनकार करते हुए। वह भीड़ से छूट गई और रोहित पर झपटी, उसे मौत के घाट उतारने के लिए दृढ़ थी। लेकिन अगले ही पल महिला का टखना किसी चीज ने पकड़ लिया और एक धप की आवाज के साथ वह जमीन पर गिर गई। रोहित इस व्यक्ति को अपने करीब आने और भूत को दबाने के उसके प्रयासों में बाधा डालने की अनुमति नहीं देगा। इससे पहले कि वह उठ पाती, धड़ाम, एक बंदूक जोर से चली जिससे सभी के दिल की धड़कन बढ़ गई। रोहित का चेहरा उदासीन था जब उसने एक सुनहरी पिस्तौल निकाली। आसमान में एक गोली चलाने के बाद उसने धीरे से बंदूक को एक तरफ रख दिया। जो कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे गोली मार दूंगा। उस समय अन्य ग्रामीण रोहित को देखकर अपनी आंखें फाड़े हुए थे। हे भगवान! रोहित के हाथ में बंदूक थी। जैसे भूत देख लिया हो, हर कोई स्वाभाविक रूप से काफी पीछे हट गया, अब और भीड़ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यदि केस अधिकारी मौजूद न होते तो शायद वे तितर बितर होकर भाग गए होते। आखिरकार सबसे बहादुर व्यक्ति भी बंदूक वाले का सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना? अगर गलती से बंदूक चल गई तो किसी की जान जा सकती है। गोली की आवाज गूंजी। उसके बगल में हुकाई ने रोहित को कुछ आश्चर्य के साथ देखा। उसे लगा कि इन परिस्थितियों में गोली चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी जब तक कि कुछ और बहुत अधिक महत्वपूर्ण न हो जिसे ऐसी कार्रवाई की आवश्यकता हो। इसलिए उसने रोहित के आसपास ध्यान से देखा। जल्दी ही उसने देखा कि रोहित के बगल में कोई बैठा था। नहीं, वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक ठंडी, हल्की बदबूदार लाश थी जो कपड़ों से ढकी थी लेकिन जिसकी रूपरेखा अभी भी दिखाई दे रही थी। एक लाश। इस समय कार की डिग्गी में लाश क्यों होगी? रुको, शायद वह लाश नहीं थी, शायद ये एक भूत था। भूत रोहित के ठीक बगल में बैठा था और यह स्थिति अभी पूरी तरह से नहीं सुलझी थी, जो समझाती है कि वह सामान्य लोगों को दूर क्यों रखेगा, भले ही इसके लिए उसे कुछ हिंसक साधनों का उपयोग करना पड़े। धत्तेरी की! इस बिंदु पर भावनात्मक रूप से उत्तेजित होकर हुकाई चिल्लाया, इन सबको वापस ले जाओ, कोई नहीं रुकेगा। गांव के प्रवेश द्वार पर मार्शल लॉ लगाओ, किसी और को करीब आने की अनुमति नहीं है। जब भूतों की बात आती है तो ये घटना पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। ये सिर्फ बाद के मामलों को संभालने के बारे में नहीं था, चीजें बहुत गलत हो सकती थीं। यदि इससे स्थिति बिगड़ती है तो हुकाई को लगा कि 10 बार इस्तीफा देना भी काफी नहीं होगा। आदेश जारी होने के साथ रोहित के प्रदर्शन का निवारक प्रभाव पड़ा। जो लोग परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे वे आज्ञाकारी हो गए। कारण सरल था, वे डर गए थे। न केवल रोहित के पास बंदूक थी और वह इसका उपयोग करने के लिए तैयार था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। अधिकारी ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ नहीं देखा और स्थिति से नहीं निपटे, जिसका मतलब क्या था? कोई भी आधा दिमाग वाला व्यक्ति इसे समझ सकता था। रोहित के हाथों में हथियार को मंजूरी दी गई थी, जिसका मतलब था कि उसे इसे चलाने की अनुमति थी। यह महसूस करते हुए जब लोगों ने रोहित को देखा तो उनकी आंखों में लालच नहीं बल्कि डर था, यहाँ तक कि दहशत भी। वे बाद में प्रतिशोध के लिए लक्षित होने से डरते थे, ले जाए जाने के बाद परिणामों के बारे में चिंतित थे, ये सोचकर कि क्या वे कभी वापस नहीं आएंगे। जहां तक मुआवजे की बात है, किसी ने इसका उल्लेख फिर से नहीं किया। पैसे के मामले अब अप्रासंगिक थे, सुरक्षित रहना ही एकमात्र मायने रखता था। रोहित ने ठंडेपन से देखा जैसे लोगों को ले जाया जा रहा था। उसकी वर्तमान स्थिति के लिए यह सबसे बड़ी दया थी जो वह दे सकता था। यदि यह कोई अन्य आत्मा नियंत्रक होता तो 2-4 शिकायतें ही उन सबको मारने के लिए काफ़ी होती, ये देखते हुए कि कई आत्मा नियंत्रक मनोरोगी थे और उनमें मानवता की कमी थी। गांव में बहुत से लोग मर चुके हैं, जाओ शवों की देखभाल करो और फिर मुझ पर एक और एहसान करो। मेरे लिए 2 फाइलें ले आओ, मैं देखना चाहता हूँ, रोहित ने आदेश दिया। करीब आने की हिम्मत न करते हुए हुकाई एक तरफ खड़ा हो गया और सावधानी से पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको किन फाइलों की जरूरत है? टीम लीडर रोहित। मेरे पिता की और एक मेरी चचेरी बहन की। क्या मैं आपकी चचेरी बहन का नाम जान सकता हूँ? हुकाई ने पूछा, क्योंकि यह निकटतम संबंधी का मामला नहीं था। प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए उसे सटीक नाम की आवश्यकता थी। रोहित ने जवाब दिया, मीशान गांव करिश्मा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। हुकाई ने तुरंत सहमति व्यक्त की और एक अधीनस्थ को इसकी देखभाल करने का निर्देश दिया। साथ ही मीशान गांव में इस घटना की फाइलें संकलित होने के बाद उन्हें चिराग के पास भेज देना। कोड नेम है घोस्ट ड्रीम, भूतिया सपना, रोहित ने कहा। उसे लगा कि यह घटना दुष्स्वप्न मामले से भिन्न थी, भले ही समानताएं थीं। हालांकि यदि यह एक ही निकली तो उसे इसका नाम बदलने और अपनी खुद की एक नई फाइल बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आखिरकार दुष्स्वप्न फाइलें विदेशों की थीं, न कि घरेलू घटनाओं की। फिर रोहित ने कार को थपथपाया, आंटी आलिया, आप क्या कर रही हैं?
सो गई हैं क्या? नहीं, मैं सोई नहीं हूँ, आलिया ने सिहरते हुए जल्दी से जवाब दिया। वह नाटक को सामने आते देख रही थी और उसने उम्मीद नहीं की थी कि रोहित इस परेशान करने वाले मामले को इस तरह से निपटाएगा। उसने सोचा था कि यह काफ़ी समय तक खींचेगा, लेकिन जो बात उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी वह रोहित का अपना आपा खोना और शारीरिक हिंसा करना था। हुकाई के साथ पूरे गांव में घूमो। जो लोग आज नहीं आए उनके परिवारों को, यदि कोई मर गया है तो प्रत्येक को 50 लाख का मुआवजा दो। यह मेरा व्यक्तिगत मुआवजा है, रोहित ने शांति से कहा। आलिया हैरान होकर बोली, हम अभी भी मुआवजा दे रहे हैं? यह अनावश्यक है ना? यह अनावश्यक है, लेकिन क्या समस्या है अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ? इसके अलावा ये कमी नहीं है जो शांति पैदा करती है, बल्कि असमानता है। मैं चाहता हूं कि वे लोग जीवन भर इसका पछतावा करें, रोहित ने उदासीनता से कहा। आत्मा को तोड़कर मारने के लिए? आलिया ने अचानक अपनी आंखें सिकुड़ी और अपना मुंह ढक लिया, मुस्कुराते हुए, तुम बहुत दुष्ट हो। यदि वे लोग वापस आते और देखते कि दूसरों को 50 लाख का मुआवजा मिला है जबकि उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वे शायद खून थूकने तक गुस्से में आ जाते। वह परछाई जीवन भर उन पर मंडराती रहेगी। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं एक अच्छा इंसान हूं, रोहित ने टिप्पणी की। मैं इसे करवाती हूं। आलिया जल्दी से कार से बाहर निकल गई। जैसे ही रोहित ने लोगों को व्यस्त होते देखा और यह भी देखा कि कई व्यक्ति निगरानी रखने के लिए वहीं रुके हुए हैं, वह अब शांति से यहां बैठकर सड़ती हुई लाश को दबा सकता था बिना किसी के उसे परेशान किए। शरीर के सड़ने की दर तेज होती गई, हालांकि उतनी तेजी से नहीं जितनी उसने कल्पना की थी। फिर भी प्रक्रिया बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। अध्याय 746। वे लोग जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं हैं। गांव में मचे उपद्रव को संभालने के बाद रोहित कार की डिग्गी ट्रंक में चुपचाप बैठा था और भूत को दबाए हुए था ताकि वह अपनी आंखें न खोल सके और जाग न जाए। ये प्रक्रिया सरल थी, फिर भी इसमें छिपे हुए खतरे थे। इस दौरान वह लापरवाही से पुरुष भूत मेलवोलेंट घोस्ट की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। इसलिए भूत पर नजर रखने के साथ साथ उसे अपनी स्थिति का भी ध्यान रखना था। आखिरकार ये भूत दमन स्लॉट, घोस्ट सप्रेशन स्लॉट, आमतौर पर खुद पर इस्तेमाल किया जाता था। इसे थोड़े समय के लिए भूत पर इस्तेमाल करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन रोहित ने कभी भी इसे लंबे समय तक आजमाया नहीं था। दोपहर के आसपास हुकाई एक फाइल फोल्डर लेकर आया और उसे रोहित को सौंपते हुए कहा, चीफ रोहित, इसमें कुछ अजीब है। क्या है? रोहित ने एक हाथ से फाइल ली और अपना सिर उठाए बिना उसे देखने लगा। मुझे केवल आपके पिता के रिकॉर्ड मिले और वे काफ़ी पुराने हैं, जिनमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिस चचेरी बहन का आपने जिक्र किया, करिश्मा नाम की, उसके रिकॉर्ड मुझे नहीं मिले, हुकाई ने समझाया। रोहित ने अपनी गतिविधियों को रोका, अपना सिर उठाया और माथे पर बल डालते हुए कहा, तुम्हें वे नहीं मिले? जी हाँ, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इस व्यक्ति के अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मुझे मीशान गांव के हर दूसरे व्यक्ति का रिकॉर्ड मिल सकता है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है, हुकाई ने धीमी आवाज में कहा। आर्काइव्स में करिश्मा नाम का एक भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन मैंने अन्य ग्रामीणों से पूछा है और पुष्टि की है कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में मौजूद है। इसलिए मैं केवल यही निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि आपकी चचेरी बहन का रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया था, वह बिना पहचान के अपंजीकृत है। हालांकि मैंने खुद पहल करके उसे पंजीकृत कर दिया है। यहाँ उसकी नई परिवार रजिस्टर पुस्तिका और नया पहचान पत्र है। इतना कहने के बाद हुकाई ने एक और दस्तावेज बैग सौंपा। रोहित ने अपना हाथ हिलाया, एक पल रुको, ये सब गौण है। मैं जानना चाहता हूँ, मेरी चचेरी बहन के रिकॉर्ड क्यों नहीं मिल सकते? आमतौर पर किसी व्यक्ति के जन्म के बाद रिकॉर्ड बनते हैं, है ना? स्कूल जैसी चीज़ों के लिए इनकी ज़रूरत होती है। बिना रिकॉर्ड के होना असंभव है। ये सही है, हालांकि उसका नाम एक अतिरिक्त, असत्यापित नाम है। वह कैसे पैदा हुई और स्कूल में कैसे भर्ती हुई, मैं अभी नहीं जानता। मुझे जांच करने के लिए कुछ समय चाहिए, हुकाई ने कहा। नहीं, परेशान मत हो। पुराने रिकॉर्ड्स की जांच करो। मीशान गांव के वे लोग जो अतीत में पैदा हुए और मरे, चाहे फेशियल रिग्निशन, चेहरा पहचानने वाली तकनीक का इस्तेमाल हो या मैनुअल तुलना, कुछ निशान ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि गांव में ज़्यादा लोग नहीं हैं। मुझे शाम से पहले जवाब दो, रोहित ने उसे घूरते हुए निर्देश दिया। कोई बात नहीं, इस गांव के लोगों के रिकॉर्ड ढूंढना आसान है, हुकाई ने जवाब दिया। मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ। जब उसने हुकाई को जाते देखा तो रोहित का दिल और अधिक बेचैन हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह एक और छिपे हुए अस्तित्व का खुलासा कर रहा था। उसकी चचेरी बहन उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। दुष्स्वप्न वाले उस व्यक्ति ने कहा था कि करिश्मा एक दुर्घटना थी। जहां तक बात है कि यह किस तरह की दुर्घटना थी, रोहित स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह उसे सच्चाई की खोज करने से नहीं रोक सका। उसके बाद आलिया वापस आ गई।
उसने अभी अभी शेष परिवारों को मुआवजा देने का काम खत्म किया था और राहत की सांस ली। आखिरकार ये खत्म हो गया। रोहित, तुमने काफी खर्च कर दिया, अच्छे खासे कुछ करोड़। मैं तब से व्यस्त थी, अभी पैसे ट्रांसफर करना खत्म हुआ है। लेकिन कुछ लोग वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। घर में केवल एक बुजुर्ग है, कोई युवा पीढ़ी मौजूद नहीं है। उन्हें बैठे बिठाए खजाना मिल गया। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वे बिल्कुल भी दुखी नहीं थे, वे लगभग उत्साहित थे। आजकल लोग जीवन से ज़्यादा पैसे को महत्व देते हैं। अगर वे यहाँ होते तो निश्चित रूप से हंगामा मचाते। कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया है, रोहित ने हल्का सिर हिलाते हुए कहा। कुछ करोड़ तो कम्युनिटी में एक अपार्टमेंट की कीमत है, लेकिन उनके लिए यह अपनी किस्मत बदलने का एक मौका है। ही, ऐसा सोचने से मुझे कम दुख हो रहा है, आलिया ने हंसते हुए कहा। भले ही रोहित का पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन उसे ही तकलीफ हो रही थी। रोहित की हाउसकीपर के रूप में उसे हर एक पैसा बाहर जाते देख दुख होता था। तुम वापस जाओ और पहले आराम करो, मेरी माँ के साथ बात करो और थोड़ा समय बिताओ। मुझे अभी भी कुछ चीज़ें संभालनी हैं। रोहित ने इस क्षण अपना हाथ हिलाया, उसे जाने का संकेत दिया। चूंकि उसने हुकाई को लौटते हुए देखा। ठीक है, तो तुम रात के खाने में क्या खाना चाहोगे? मैं बाद में ले आऊंगी, आलिया ने पलकें झपकाते हुए कहा। रोहित ने कहा, कुछ भी चलेगा। तो मैं घर जा रही हूँ। आलिया ने भी हुकाई को देखा और आज्ञाकारी रूप से चली गई। एक बार जब वह चली गई तो हुकाई ने एक पुरानी फाइल निकाली। चीफ रोहित, मुझे कुछ विशेष मिला है। इस आर्काइव को देखें, ये काफ़ी पुराना है और इसे नष्ट किया जाना था। हालांकि सालों पहले हुई अलौकिक घटनाओं के कारण हमें इन पुराने रिकॉर्ड्स को संरक्षित करने का आदेश दिया गया था, अन्यथा हमें वास्तव में कुछ नहीं मिलता, उसने कहा। बात करते हुए उसने फाइल खोली और एक दस्तावेज रोहित को सौंप दिया। रोहित ने उसे लिया और उस पर नज़र डाली, उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। फाइल बहुत पुरानी थी, जिसमें हाथ से लिखी जानकारी थी, प्रिंटेड नहीं। तस्वीरें काली और सफ़ेद थीं और कुछ थोड़ी धुंधली हो गई थीं, लेकिन वह अभी भी फाइल पर मौजूद व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह एक महिला थी, लगभग 17 या 18 साल की, जो बिल्कुल उसकी चचेरी बहन करिश्मा जैसी दिखती थी, जिसके 2 बड़े लटचोटी और लंबे बाल थे। लेकिन उसकी वर्तमान चचेरी बहन के बाल कंधे की लंबाई के थे, उतने लंबे नहीं। नाम था शुभांगी अत्रे। जन्म की तारीख थी 40 साल पहले। रोहित अपने परिवार के सदस्यों या ऐसा कुछ भी नहीं पहचानता था, वे उसके लिए अजनबी थे और यदि वे अस्तित्व में थे तो शायद वे सभी मर चुके थे। ये व्यक्ति मेरे पिता की पीढ़ी का है, रोहित ने धीमी आवाज में कहा। हुकाई ने कहा, हाँ, मैंने इस व्यक्ति के संबंधों की जांच की है। सटीक रूप से कहें तो ये शुभांगी अत्रे आपके पिता की चचेरी बहन थी, लेकिन वह हमारे गांव से नहीं थी। जहां तक कि वह कहां से थी मुझे नहीं पता। उस समय तकनीक परिपक्व नहीं थी और बहुत सारी जानकारी खो गई है। क्या ये शुभांगी अत्रे नाम की महिला मर चुकी है और मृत्यु का कारण डूबना है? रोहित ने तब एक और दस्तावेज पाया और तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। हुकाई ने अजीब तरह से कहा, ये सही है, इसीलिए मैं ये निर्धारित नहीं कर सकता कि उसका आपकी चचेरी बहन से कोई संबंध है या नहीं। आखिरकार वे बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, एक मृत व्यक्ति को वापस जीवित नहीं किया जा सकता। हालांकि वह कई अजीब अलौकिक घटनाओं के बारे में जानता था, फिर भी उसे विश्वास नहीं था कि दोनों संबंधित थे। कौन कहता है कि मुर्दे वापस जीवित नहीं हो सकते? रोहित ने उसकी ओर देखा। क्या? हुकाई की आंखें फैल गईं। क्या ऐसा कोई मिसाल रहा है? रोहित ने जवाब नहीं दिया। वह कैसे कह सकता था कि वह खुद मरे हुओं को जीवित कर सकता है? तथाकथित पुनरुत्थान वास्तव में किसी को जीवित करना नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति की यादों को संरक्षित करने के लिए अलौकिक तरीकों का उपयोग करना था। उसके लिए ये काफ़ी सरल था, खून से सने पुराने अखबार का उपयोग करना, किसी व्यक्ति के चेहरे को फाड़ना और फिर उसे दूसरी लाश पर चिपका देना। इस तरह मृतकों के नए शरीर में पुनर्जीवित होने की उच्च संभावना थी। बेशक व्यक्ति की मृत्यु के बाद का समय बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, यदि ऐसा था तो ये काम नहीं कर सकता था। एक और वैकल्पिक तरीका था, सिरविहीन भूतिया परछाई, हेडलेस घोस्ट शैडो के साथ। रोहित एक जीवित व्यक्ति के सिर को एक नए शरीर से भी जोड़ सकता था, लेकिन ये स्थिति अधिक सख्त थी। मृतकों को वापस लाना संभव नहीं था, केवल शरीर बदलना संभव था। संक्षेप में, अलौकिक साधनों का उपयोग करके किसी व्यक्ति को पुनर्जीवित करना संभव था। इस प्रकार का पुनरुत्थान जीवन में सच्ची वापसी नहीं थी, बल्कि अस्तित्व का एक वैकल्पिक रूप था। वह कुछ ऐसा बन गया जो न तो इंसान था और न ही भूत। तो उस व्यक्ति ने जिस दुर्घटना का उल्लेख किया वह इसी ओर इशारा करता है। करिश्मा वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन एक विसंगति है जो अलौकिक शक्तियों के कारण मौजूद है। रोहित ने विचार किया, अभी भी अपने हाथ में दस्तावेज पकड़े हुए।
इसे प्राप्त करने के लिए यादों को संशोधित करना आवश्यक था। अन्यथा यदि कोई व्यक्ति अचानक कहीं से प्रकट हो जाता तो कई लोग संदेही हो जाते। खून से सना हुआ पुराना अखबार यादों को संशोधित कर सकता था, या अधिक सटीक रूप से अखबार पढ़ने वाला भूत यादों को संशोधित कर सकता था। यदि यह सच था तो यह निश्चित रूप से मेरे पिता द्वारा उनके निधन से पहले किया गया होगा। वास्तव में क्या मेरे पिता जीवित रहते हुए एक से अधिक भूत को नियंत्रित करते थे? दुष्स्वप्न वाले भूत और यादों को संशोधित करने वाले भूत दोनों मेरे पिता से जुड़े थे। दुर्भाग्य से अंतिम स्मृति दुष्स्वप्नों में खो गई होगी, एक सच्चाई जो हमेशा के लिए दफन हो गई। अब अतीत के बारे में पता लगाने का कोई रास्ता नहीं था। दस्तावेज को फाइल में लगाओ, एक प्रति बनाओ, नई फाइल को आर्काइव करो और पुरानी वाली को चिराग को भेज दो। दो दस्तावेजों को पढ़ने के बाद रोहित ने कुछ देर विचार किया, फिर उन्हें हुकाई को वापस लौटा दिया। क्या आपको मुझसे कुछ और चाहिए, कैप्टन रोहित? रोहित ने कहा, फिलहाल कुछ और नहीं है। यहाँ एक हफ्ते के लिए ड्यूटी पर कुछ लोग छोड़ दो, तुम जा सकते हो। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ। कैप्टन रोहित, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना, हुकाई ने कहा। रोहित ने सिर हिलाया। जल्द ही एक दिन बीत गया। हुकाई अधिकांश कर्मियों के साथ गांव से चला गया, केवल कुछ लोगों को ड्यूटी पर छोड़ दिया। इस बीच रोहित के बगल में लाश के सड़ने की डिग्री बहुत स्पष्ट हो गई थी, जिसके सड़ने के निशान दिखाई दे रहे थे, जो पहले की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखा रहे थे। ये बदलाव उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से आया था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कल दोपहर तक सड़न आधे से अधिक हो जाएगी और वह लाश को दबाना बंद कर सकता है। आखिरकार घोस्ट हैंड के साथ हाथ में हाथ डाले बैठना काफी आपत्तिजनक मामला था। लेकिन जैसे ही शाम हुई, रोहित ने आकाश की ओर देखा। सुस्त बादल घने छाए हुए थे, बारिश आसन थी। अध्याय 747। सर्दियों में भारी बारिश कम ही होती है, लेकिन आज का दिन एक विसंगतिपूर्ण लग रहा था, जिसमें बारिश मूसलाधार और तेजी से बरस रही थी। अभी 6 बजने में भी कुछ समय था कि बारिश शुरू हो गई। समय बहुत अधिक नहीं था, लेकिन बारिश ने वातावरण को असामान्य रूप से अंधकार में बना दिया था, जैसे अचानक आधी रात हो गई हो। हवा में एक बर्फीली ठंड थी जो हड्डियों में रिस रही थी, जिससे कांपने से बचना मुश्किल था। रोहित अभी भी कार की डिग्गी में बैठा था। बारिश की बूंदें उस पर पड़ रही थीं, उसके कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका व्यवहार शांत था और उसे तनिक भी असुविधा महसूस नहीं हो रही थी। उसके भीतर भूतिया परछाई घोस्ट शैडो के निवास के कारण वह सामान्य अलौकिक हमलों को भी विफल कर सकता था। फिर ये तो केवल थोड़ी बारिश थी, लेकिन इस तरह के मौसम में रात के समय किसी का बाहर निकलना असंभव था। आलिया ने कहा था कि वह उसका साथ देने आएगी, लेकिन रोहित ने मना कर दिया था। लाश को केवल उसकी उपस्थिति की आवश्यकता थी, किसी और को इसमें घसीटने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने शरीर के सड़ने की जांच की और सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा था। बारिश बढ़ती जा रही थी, रुकने का कोई संकेत नहीं दे रही थी। धीरे धीरे कार के बगल में बारिश का पानी जमा होने लगा, जिससे धाराएं बन गईं और फिर खड़े पानी का एक बड़ा हिस्सा बन गया। रोहित बारिश को लेकर बेफिक्र था। हालांकि वह स्थिर बैठा था, लेकिन उसका अधिकांश ध्यान बगल में पड़ी भूतिया लाश पर था। हालांकि वह लाश दबी हुई स्थिति में थी, लेकिन इस बीच कुछ अप्रत्याशित होने की कोई गारंटी नहीं थी। आखिरकार वह एक असाध्य भूत था। यदि वह नियंत्रण से बाहर हो जाता तो इसकी कीमत रोहित के बर्दाश्त करने की क्षमता से कहीं अधिक होती। लेकिन वह जो नहीं जानता था वह ये था कि जैसे जैसे रोहित वहां बैठा समय बिता रहा था, उसके बगल में बारिश के पानी से बने गड्ढे एक धुंधले दर्पण की तरह बन गए थे। रोशनी की कमी के बावजूद कोई भी थोड़ी कोशिश से चीजें देख सकता था। पानी में दिख रहा प्रतिबिंब रोहित का था, लेकिन अजीब बात यह थी कि पानी में दिख रहा रोहित कार की खुली डिग्गी पर नहीं बैठा था, बल्कि उसके बगल में खड़ा था। उसकी हरकतें रोहित की वर्तमान हरकतों से बिल्कुल अलग थीं। इसके अलावा उसका चेहरा मुर्दा जैसा पीला और स्थिर था, और एक अवर्णनीय भयावह दृष्टि इस ओर देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पानी में दिख रहा प्रतिबिंब बाधा को पार करके वास्तविक रोहित को देख सकता था। फिर भी रोहित इस सब से पूरी तरह अनजान बना रहा। आखिरकार कौन एक छोटे महत्वहीन गड्ढे में अपनी परछाई पर ध्यान देगा? हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, पानी में प्रतिबिंब अपने आप हिलने लगा। वही कठोर और पीला चेहरा जो रोहित के चेहरे जैसा था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस गति से दूरी नहीं बढ़ रही थी। प्रतिबिंब पैरों के नीचे ही रहा, अपरिवर्तित। फिर भी दूरी में एक भयानक बदलाव आया। पास के गड्ढे से घने काले बालों वाला एक भीगा हुआ सिर धीरे धीरे पानी के नीचे से उभरा। ये प्रक्रिया धीमी थी, यहाँ तक कि सुस्त भी, लेकिन बिना किसी हस्तक्षेप के कुछ मिनटों के बाद एक भयानक सिर का आधा हिस्सा जमीन के ऊपर दिखाई देने लगा था। पानी में दिख रही आकृति अब उससे बाहर निकलने की कोशिश करती हुई लग रही थी।
कार में आंखें बंद करके आराम कर रहा रोहित पूरी तरह से बेखबर था। उसने सोचा था कि अलौकिक घटना खत्म हो गई है और बगल में पड़ी लाश के अलावा कोई अन्य भूत नहीं होना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि उसने गांव के आसपास के क्षेत्र का एक से अधिक बार सर्वेक्षण किया था। भयावह आकृति धीरे धीरे बाहर निकलती रही। अब सिर का आधे से अधिक हिस्सा ऊपर आ चुका था और सिर ने निर्जीव आंखों की एक जोड़ी दिखाई जिसमें कोई चमक नहीं थी, धुंधली और सुस्त, किसी मृत व्यक्ति की तरह। लेकिन ये मुर्दा जैसी आंखें धीरे धीरे हिल रही थीं, अपने बगल में बैठे रोहित की ओर देख रही थीं। इस तरह की जांच रोंगटे खड़े करने वाली थी। स्पष्ट रूप से यह एक भूत सेनापति, घोस्ट जनरल था। पानी से नहीं, शायद पानी ने केवल भूत को प्रकट किया था, भूत कहीं और से आक्रमण कर रहा था। भूत का दृश्य बंद नहीं हुआ, इसके बजाय समय बीतने के साथ यह और भी स्पष्ट होता गया। शुरुआत में ये केवल घने बालों का ऊपरी हिस्सा था, उसके बाद आधी खोपड़ी, लेकिन अब यह पूरा सिर था। इस प्रवृत्ति को देखते हुए वह समय दूर नहीं था जब यह भूत पूरी तरह से इस वास्तविकता पर कब्जा कर लेगा। आगे क्या होगा इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। लक्षित रोहित बेखबर बना रहा, क्योंकि उसे कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ और न ही उसे कोई शोर सुनाई दिया। नहीं, पूरी तरह से खामोशी नहीं थी। अचानक रोहित, जो आंखें बंद करके आराम कर रहा था, ने उन्हें अचानक खोल दिया। उसने जल्दी से गांव की ओर अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें हल्की लाल थीं, जैसे कोई लाल चमक निकल रही हो। एक अकथनीय घटना। गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर एक अंधेरी आकृति खड़ी थी जो इस ओर देख रही थी। व्यक्ति ने हुड वाला रेनकोट पहना था, भारी बारिश में खड़ा था, हाथ में एक चमकदार ब्लेड लिए हुए था। ये पहनावा रात में हिंसा करने वाले अपराधी या अंधेरे के बाद घूमने वाले मनोरोगी हत्यारे जैसा था। करिश्मा, दुष्स्वप्न का खेल खत्म हो गया है। तुम्हें अब वापस जाना चाहिए और अच्छी तरह सोना चाहिए। इतनी भारी बारिश में अगर तुम भीगोगी नहीं तब भी आसानी से बीमार पड़ सकती हो। रोहित ने अपना बचाव कम किया और चिंता के संकेत के साथ कहा। कजिन, करिश्मा ने पहले उलझन भरे स्वर में पूछा और फिर खिलखिलाकर हंसी। तुम यहाँ क्यों हो? ऐसा लग रहा था कि उसने फिर से अपनी याददाश्त खो दी थी। उसे ये भी पता नहीं था कि वह दिन में पहले ही रोहित को यहाँ देख चुकी थी। मैं हमेशा से यहीं था। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? रोहित ने थोड़ा भौहें से कुढ़ी। फाइल तुरंत उसके दिमाग में आ गई। दशकों पहले का व्यक्ति बिल्कुल करिश्मा जैसा दिखता था, संभवतः वही व्यक्ति। क्या यह अलौकिक शक्तियों के कारण पैदा हुई कोई विसंगति थी या उसका अपना भ्रम? स्पष्ट नहीं था, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चाई जानता था वह मर चुका था। लेकिन रोहित करिश्मा के अतीत को खोदना नहीं चाहता था। वह केवल इतना जानता था कि उसकी चचेरी बहन अभी भी जीवित है, अच्छी तरह से जी रही है, और यह उसके लिए काफ़ी था। हालांकि उसकी याददाश्त में समस्या थी, लेकिन इसने उसे दुखों को जल्दी भूलने, त्रासदियों को भूलने की अनुमति दी, जो कि अच्छी बात थी। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। ऐसा लग रहा था कि वह दिन के दौरान प्रकट नहीं होता, केवल रात में। करिश्मा बात करते हुए पास आ गई। वह कौन है? कहाँ है? रोहित ने पूछा। उसकी चचेरी बहन हमेशा इसी तरह बात करती थी। उसके शब्द बिखरे हुए थे, जैसे कोई पहेली। नहीं पता, इसीलिए मैं ढूंढ रही हूँ, करिश्मा ने जवाब दिया। रोहित ने कहा, अगर तुम उसे ढूंढ नहीं सकती तो बस घर जाओ और सो जाओ। बहुत देर हो चुकी है और यह भारी बारिश बाहर जाने के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही तुम्हें आज किसी को मारने की जरूरत नहीं है, इसलिए उस चाकू को फेंक दो और अब से एक सामान्य जीवन जियो। वह उसे समझा रहा था, उम्मीद कर रहा था कि उसकी चचेरी बहन अलौकिक घटनाओं से दूर रह सके और एक साधारण जीवन जी सके। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चचेरी बहन ने उसे सुना ही नहीं। वह उसकी ओर चलना जारी रखा। और जैसे ही करिश्मा करीब आए, रोहित के पैरों के पास पानी से उभरे सिर ने कुछ असामान्य प्रदर्शन किया। वह संघर्ष कर रहा था, वह मुक्त होना चाहता था, फिर भी शरीर पानी में फंसा रहा और जल्दी से नहीं भाग पाया। फिर भी भूत इसकी वजह से शांत नहीं हुआ। भूत संघर्ष करता रहा और तेजी से हिंसक होता गया। उसका शरीर धीरे धीरे उभरने लगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं, पानी में एक परछाई की तरह, मायावी, जैसे वह किसी भी क्षण गायब हो सकता था। अध्याय 748 विलंबित हमला। रोहित ने देखा कि करिश्मा करीब आ रही है और उसने अपने बगल में कपड़े से ढकी लाश की ओर देखा, तुरंत चेतावनी जारी की। रुको, मेरे पास मत आओ, मेरी वर्तमान स्थिति बहुत नाजुक है। चाहे वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं भरोसा करता हूं या नहीं, सभी को मुझसे एक निश्चित दूरी बनाए रखनी चाहिए, अन्यथा मेरा अत्यधिक सतर्क मन कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी उम्मीद न हो। ये कहते हुए उसकी निगाहें करिश्मा पर टिकी थीं। यह कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। एक बार जब लाश जाग गई और दुष्स्वप्न के भूत वास्तविकता में घुस आए तो ये भयानक बदलाव लाएगा। इस बिंदु पर करिश्मा रुक गई। उसने उत्सुकता से पूछा, कजिन, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? क्या तुम कल रात देर तक जागे थे? वे सब लाल हैं।
रोहित की आंखें सिर्फ लाल ही नहीं थीं, बल्कि पुतलियों के नीचे का हिस्सा सूजा हुआ, रक्त लाल और यहाँ तक कि चमकता हुआ लाल था, जो दिन में स्पष्ट नहीं था लेकिन रात में बहुत अधिक दिखाई दे रहा था। ये भूतिया आंख, घोस्ट आई का क्षरण है। यह मेरे लिए एक छोटी सी समस्या है, इसके बारे में चिंता मत करो, तुम्हें अब आज्ञाकारी बनकर वापस चले जाना चाहिए। वह जानता था कि वह घोस्ट आई से बुरी तरह प्रभावित था। जब तक वह इसे दबा नहीं लेता तब तक दुष्ट भूत इविल घोस्ट द्वारा नष्ट किए गए कुछ गुण दिखाई देंगे और साथ ही अलौकिक शक्ति अनियंत्रित रूप से लीक होगी। उस समय उसकी दृष्टि में हल्का लाल रंग था, जैसे उसकी आंखें घोस्ट आई द्वारा प्रतिस्थापित होने वाली हों। लेकिन एक बार जब घोस्ट हैंड का कोटा वापस ले लिया जाएगा तो ये घटना गायब हो जाएगी, क्योंकि दमन सप्रेशन बन चुका था। ओह, समझ गई। मैं वास्तव में नहीं समझती, लेकिन मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती, मैं किसी को ढूंढना चाहती हूँ। करिश्मा अभी भी बहुत जिद्दी थी और उसे मनाया नहीं जा सका। मूसलाधार बारिश के बीच रेनकोट में खड़ी उसकी पतली आकृति अकेली और थोड़ी भयावह लग रही थी। आखिरकार कौन सा सामान्य व्यक्ति आधी रात को इस तरह कपड़े पहनकर इधर उधर घूमेगा? लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम किसे ढूंढ रही हो, रोहित ने कहा। करिश्मा ने प्रतिक्रिया देने में देरी की, उसकी दृष्टि कुछ हद तक खाली थी, जैसे कि वह सोच रही हो या कहीं खोई हो। कुछ देर बाद उसने अचानक रोहित के बगल में इशारा किया और कहा, मैं जिस व्यक्ति को ढूंढ रही हूँ वह वही है। मैं? रोहित एक पल के लिए हैरान रह गया। कजिन नहीं, कजिन के पीछे वाला व्यक्ति, करिश्मा ने कहा। रोहित की निगाहें घूमी। तुम्हें ये लाश चाहिए? ये पहले से ही मृत है और जब तक मैं यहाँ हूँ मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ कि यह जागेगी नहीं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरी चचेरी बहन अभी भी इस भूत को लेकर सहज नहीं है। आखिरकार वे दुस्वप्नों में एक से अधिक बार टकराए थे, जानलेवा दुश्मन। यदि यह जाग भी जाता तो वह इस भूत के शरीर पर प्रहार करना चाहती। फिर भी करिश्मा ने अपना चेहरा फुलाया और कहा, नहीं कजिन, तुम बहुत बुद्धू हो। कार में वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि कार के पीछे छिपा हुआ व्यक्ति, वह अभी तुम्हें देख रहा है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? मैंने इसे दूर से देखा। ऐसा लगता है कि ये कजिन को मारना चाहता है, लेकिन कजिन मुझे मदद नहीं करने देता और मुझे रोक रहा है। क्या? ये सुनकर रोहित हैरान रह गया। उसके बगल में कोई और था। अगले ही पल कार में बैठा रोहित तुरंत बाहर कूद गया। एक हाथ अभी भी लाश की कलाई को पकड़े हुए था, दमन बनाए हुए था, और फिर तुरंत वाहन के बाईं ओर देखा। वहां कोई नहीं था, केवल आसमान से मूसलाधार बारिश गिर रही थी, जिसने रोहित को पूरी तरह भिगो दिया था। कोई नहीं है। रोहित की निगाहें तेजी से घूमी लेकिन कुछ नहीं मिला। हालांकि सावधानी बरतते हुए एक लाल आंख ने मांस को फाड़कर बाहर निकाला, जैसे कोई दुष्ट भूत आसपास झांक रहा हो। घोस्ट डोमेन की शक्ति को छोड़ने के अलावा घोस्ट आई के पास एक और क्षमता है। ये भूतों को देख सकती है। कुछ भूतों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, जो दृष्टि से छिपे रहते हैं, सामान्य लोगों के लिए अदृश्य होते हैं, लेकिन घोस्ट आई उन्हें देख सकती है। घोस्ट आई के विजन के भीतर रोहित को अचानक सुराग मिले। वाहन के एक तरफ एक सिलहुट बना रहा, दो हाथों की रूपरेखा जो पास की पेंट पर बहने वाले पानी के धब्बों से मेल नहीं खाती थी, जैसे किसी ने वहां अपने हाथ रखे हों। ये एक भूत द्वारा छोड़े गए निशान थे। जब तक वह अपनी घोस्ट आई बंद रखेगा, ऐसे निशान ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मेरी चचेरी बहन गलत नहीं थी, वास्तव में कुछ है जो मेरे पास आ रहा है। लेकिन ये कैसे संभव है? मुझे यकीन है कि मैं दुष्स्वप्न से बच गया हूं और इस शरीर को दबा दिया है। शुरू से अंत तक शरीर कभी नहीं जागा। क्या इस गांव में अन्य भूत हो सकते हैं? नहीं, वह संभावना बहुत कम है। रोहित को विश्वास नहीं था कि गांव में अन्य भूत थे, उसे यकीन था कि केवल एक ही भूत था। जब तक कि कोई अन्य संभावना न हो, वास्तव में केवल एक ही भूत था, लेकिन उसकी क्षमताएं शायद एक तक सीमित नहीं थीं। वह चीज़ अब कहाँ है? रोहित मुड़ा और बारिश में खड़ी अपनी चचेरी बहन से पूछा। करिश्मा ने इधर उधर देखा, विचलित लग रही थी, और उसने रोहित के सवाल का जवाब भी नहीं दिया। ये व्यवहार दूसरों के लिए असभ्य लग सकता था, लेकिन रोहित के लिए ये स्पष्ट था कि वह कुछ ढूंढ रही थी, इतनी गहराई से ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने बाकी सब कुछ अनदेखा कर दिया। क्या ये पास में है? रोहित का दिल डूब गया। उसने अपने आसपास का सर्वेक्षण करना शुरू किया, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा, यहाँ तक कि उसकी घोस्ट आई की दृष्टि से भी नहीं। उसकी घोस्ट आई भूत के छोड़े गए निशान देख सकती थी, लेकिन वह भूत की आकृति नहीं देख सकती थी। ऐसा लगता है तुम्हारे पीछे है, अचानक उसकी चचेरी बहन करिश्मा ने आवाज दी और रोहित के पीछे इशारा किया। रोहित जल्दी से मुड़ा, अपनी आंख के कोने से कुछ पकड़ा और यह सुनिश्चित नहीं था कि यह एक भ्रम था। उसने किसी को अपने पीछे खड़े देखा, नहीं, एक परछाई की तरह, अपनी खुद की, क्योंकि इसकी रूपरेखा उसके अपने शरीर से बहुत मिलती जुलती थी। लेकिन उस छायादार आकृति की अपनी हरकतें थीं।
एक हाथ की रूपरेखा, बारिश में धुंधले प्रतिबिंब की तरह, अस्पष्ट और रुक रुक कर, जैसे वह वास्तविकता में मौजूद ही न हो। फिर भी रोहित ने एक ठंडी छुअन महसूस की जो उसके हाथ के ऊपर फैल रही थी। ये बर्फ के ठंडे बारिश की एक बूंद की तरह थी जो अचानक उस पर गिर गई थी, जिससे उसके रोमछिद्र तुरंत सिकुड़ गए और अनैच्छिक रूप से वह कांप उठा। भूत टिल्ड। उस पल में रोहित ने पूरी तरह से करिश्मा के शब्दों पर विश्वास किया और समझ गया कि वह क्या ढूंढ रही थी। एक भूत वास्तव में उसके बगल में दुबका हुआ था। वह कब प्रकट हुआ था और कब से उसके आसपास मंडरा रहा था, उसे नहीं पता था। लगभग तुरंत रोहित के शरीर पर एक अंधेरी परछाई उभरी, घनी और पूरी तरह काली, लंबी लेकिन अजीब तरह से बिना सिर की, केवल आधी गर्दन के साथ। घोस्ट शैडो ने सामना करने के लिए कदम उठाया। वह काली परछाई एक सच्चा इविल घोस्ट थी। ये तेजी से चली, दूसरे भूत के साथ संपर्क बनाने की कोशिश की। बस एक स्पर्श और घोस्ट शैडो के पास एक निश्चित संयम शक्ति होती जो स्थिति को सुलझा सकती थी। हालांकि ठंडी छुअन जल्दी गायब हो गई। बारिश गिरती रही, अंधेरे घोस्ट शैडो से गुजरती हुई, जमीन पर बिखरती हुई। बारिश में अस्पष्ट आकृति कुछ बार हिली और फिर गायब हो गई। हवा में बारिश की बूंदें बिखर गईं जैसे टूट रही हों और आकृति दृष्टि से ओझल होकर गायब हो गई। घोस्ट शैडो ने शून्य पर प्रहार किया था। रोहित मुड़कर देखने लगा, लेकिन उसे कोई समान परछाई नहीं दिखी। ऐसा लगा मानो आंख के कोने से देखा गया वह दृश्य केवल एक भ्रम था, बहुत अधिक थकने का परिणाम, खराब दृष्टि की एक चाल। अभी वह क्या था? रोहित ने सख्त चेहरे के साथ पूछा। हालांकि उसने इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि इसे सिर्फ मतिभ्रम समझे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि जो प्रकट हुआ वह एक भूत था। एक भूत जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। उसकी चचेरी बहन करिश्मा ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। यह एक विलंबित हमला, डिलेड अटैक है। तुम्हारा मतलब क्या है, विलंबित हमला? इसका क्या मतलब है? रोहित ने पूछा। करिश्मा फिर से गंभीर हो गई, जैसे कोई याददाश्त जाग गई हो। दुष्स्वप्न में भूत के किसी व्यक्ति पर हमला करने के बाद वह व्यक्ति वास्तविकता में तुरंत नहीं मरेगा। वे बाद में किसी समय आत्महत्या करेंगे, लेकिन यह वे खुद नहीं कर रहे होंगे। ये वह भूत होगा जिसने उनके शरीर पर आक्रमण किया है। एक बार जब भूत शरीर पर आक्रमण कर लेता है तो वह व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है और फिर उन्हें खुद को मारने के लिए मजबूर कर सकता है। ये किसी प्रकार के हत्या के पैटर्न की तरह है, या किसी प्रकार के श्राप का संक्रमण। तो मुझ पर हमला करने वाला भूत कल के दुष्स्वप्न का नहीं, बल्कि परसों के दुष्स्वप्न का है। भूत का हमला खत्म नहीं हुआ है, ये बस विलंबित हो गया है। रोहित ने तुरंत करिश्मा के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ लिया। करिश्मा फिर से सामान्य हो गई, खिलखिलाकर हंसी। ऐसा लगता है। रोहित के दिल में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि परसों रात एक भूत द्वारा हमला किए जाने के बाद वह किसी की मदद से दुष्स्वप्न से जाग गया था। भूत का हमला बाधित हो गया था, लेकिन हमला वहीं नहीं रुका। वह मौके तलाशता रहा, लेकिन अगली रात वह फिर से दुष्स्वप्न में प्रवेश कर गया। अगले दिन के भूत का सामना किया, उसे मार डाला और जबरन दुष्स्वप्न से भाग गया, जिसके परिणामस्वरूप पहले दिन के भूत का हमला विलंबित हो गया। बहुत लंबे समय तक विलंबित होने के कारण पहले दिन का भूत दुष्स्वप्न के दायरे से वास्तविकता में आक्रमण करने लगा। इसीलिए अभी वह कथनीय, विचित्र घटना हुई थी। ये निष्कर्ष निकालने के बाद रोहित का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्या ये संभव है? मेरा शिकार पहले दिन के दुष्स्वप्न के भूत द्वारा किया जा रहा है। भले ही मैंने भूत को दबा दिया है, फिर भी इस तरह का अतार्किक हमला मौजूद हो सकता है। नहीं, अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो ये घटना पूरी तरह से अकथनीय नहीं है। यह एक तरह के वैकल्पिक रीबूट, पुनः आरंभ जैसा है, उसने कहा। हर दिन का दुष्स्वप्न और उसका भूत स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होते हैं, लेकिन वे एक ही मूल साझा करते हैं। अचानक रोहित को दुष्स्वप्न में उस व्यक्ति द्वारा कही गई बातें याद आईं। यदि भूत वास्तविकता में लौट आया और उसने अपने शरीर को पुनः प्राप्त कर लिया, तो ये दुष्स्वप्न अविश्वसनीय रूप से भयानक हो जाएगा और उसके जैसा व्यक्ति पहले दिन के दुष्स्वप्न से जीवित नहीं बचेगा। उस समय उसने सोचा कि यह अतिशयोक्ति थी। अब विचार करने पर यह अतिशयोक्ति नहीं हो सकती थी। यदि आप पहले दिन के भूत को नहीं मारते हैं और दूसरे दिन का दुष्स्वप्न शुरू होता है, तो दूसरे दिन का भूत दिखाई देता है, लेकिन पहले दिन का भूत आपका पीछा करना जारी रखता है और फिर तीसरे दिन का भूत। ये लगातार गोल गोल घूमता रहता है। दुष्स्वप्न में आप जितने लंबे समय तक रहेंगे उतने ही अधिक भूत होंगे जो अनंत रूप से जुड़ते जाएंगे। अंत में आप भूतों की संख्या से अभिभूत हो जाएंगे, और यदि आप पहले दिन के भूत को मार भी दें तो अगले दिन का दुष्स्वप्न फिर से आएगा, जिससे एक दुष्चक्र बन जाएगा। चाहे आप एक सामान्य व्यक्ति हो या घोस्ट कंट्रोलर, इस सपने में प्रवेश करने का मतलब मौत है। इसके अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है।
इसे सोचकर रोहित को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसे ठंडे पसीने आ गए, क्योंकि एक बार भूत के पूरी तरह से पुनर्जीवित होने पर उसका अनुमान वास्तविकता में प्रकट हो जाएगा। ये किसी भी रैंक अलौकिक घटना से अधिक निराशाजनक अस्तित्व है। अब तक जिन दुष्स्वप्नों के बारे में रोहित जानता था और जिनका उसने अनुभव किया था, उनमें से ये सबसे अनसुलझा था, और आप इसका मुकाबला करने के लिए कोई तरीका भी नहीं ढूंढ सकते। गनीमत है, सौभाग्य से ये भूत पूरी तरह से पुनर्जीवित नहीं हो सका था, क्योंकि एक दशक लंबे संघर्ष के बाद उसे उसके अपने पिता ने जिगसॉ पहेली की तरह टुकड़ों में बिखेर दिया था। लेकिन वह सिर्फ अभी के लिए था। अतीत में इस भूत से कैसे निपटा गया था? रोहित उस दुष्ट भूत के बारे में सोचकर ही ठंडे पसीने में भीग गया जिसे किसी ने एक दशक पहले छुटकारा दिलाया था। कजिन, तुम क्या सोच रहे हो? वह चीज फिर से दिखाई दी है, करिश्मा ने इस क्षण कहा और फिर किनारे की ओर इशारा किया। भारी बारिश बिना रुके बरसती रही। रोहित के बगल में वह बिखरी हुई आकृति हवा में बारिश की बूंदों के बीच फिर से जुड़ने लगी, धुंधली और मुड़ी हुई, लेकिन फिर भी पहचान में आने वाली, जो रोहित से मेल खाती थी। क्या भूत उसके शरीर पर आक्रमण करने के लिए उसका रूप लेने की योजना बना रहा था? इसने वास्तविकता पर पूरी तरह से आक्रमण नहीं किया है, भौतिक रूप की कमी है, या शायद ये हमारी दुनिया में पूरी तरह से प्रवेश करने के लिए पूर्ण नहीं है। रोहित ने बारिश में आकृति को ध्यान से देखा। वहां कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, बस विश्लेषण था। बारिश में आकृति ने भी रोहित को घूरा। धुंधली रोशनी के नीचे उसकी आंखें एक लाश की तरह भयावह थीं, जिससे किसी के रोंगटे खड़े हो सकते थे। ये मृत आंखें ट्रेन के डिब्बे के अंदर की लाश के समान थीं। फिर भी ऐसा अधूरा आक्रमण मुझ पर अभी भी हमला कर सकता है। भूत वास्तव में भयानक होते हैं। रोहित ने पीछे की ओर हल्का सा देखा। वह लाश को छोड़ना नहीं चाहता था, दमन बनाए रखना था। घोस्ट आई को लापरवाही से नहीं हिलना चाहिए था। पुनरुद्धार के संकेत थे, और घोस्ट शैडो भौतिक रूप के बिना किसी चीज को नहीं छू सकता था। क्या उसे फायरवुड नाइफ, जलाऊ लकड़ी का चाकू का उपयोग करना चाहिए? यदि वह फायरवुड नाइफ का उपयोग करता, तो वह श्राप के स्रोत का पालन करके पहले दिन के दुष्स्वप्न से भूत को पूरी तरह से समाप्त कर सकता था। लेकिन यह एक बड़ी कीमत पर आता। यह इसके लायक नहीं था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए रोहित अनजाने में कुछ कदम पीछे हट गया। उसे एक रणनीति की जरूरत थी, पहले दिन के दुष्स्वप्न से भूत को मारने का एक तरीका। लेकिन जैसे ही रोहित हिचकिचाया और पीछे हटा, भूत उसे ऐसा मौका नहीं देगा। बारिश में अस्पष्ट आकृति पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ जुड़ती हुई रोहित की ओर बढ़ रही थी। हालांकि यह सिर्फ एक परछाई थी, यह एक सामान्य जीवित व्यक्ति की तरह चली, कोई सुस्ती नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, और बहुत तेज। क्या तुम्हें मदद चाहिए, कजिन? उसकी चचेरी बहन करिश्मा ने अपना सिर झुकाते हुए पूछा। पास मत आओ, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। ये सिर्फ सपने में भूतों से लड़ने के बारे में नहीं है, रोहित ने तुरंत कहा। ये भूत पहले दिन के दुष्स्वप्न से उसका पीछा करने में सक्षम था। इसका एक कारण था, जब तक उसे यह कारण मिल जाता, वह निश्चित रूप से वापस लड़ सकता था। घोस्ट शैडो की जांच पहले ही बहुत स्पष्ट हो चुकी थी। प्रतिशोध के सामान्य तरीके भूत के लिए कोई मुकाबला नहीं थे, केवल भूत के हमलों के समय को थोड़ा बाधित कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद भूत फिर से प्रकट हो जाएगा। ये स्पष्ट था कि भूत वास्तविकता में पूरी तरह से मौजूद नहीं था। धुंधली परछाई इसका सबसे अच्छा सबूत थी। अध्याय 749 माध्यम की उपस्थिति से मृत्यु। एक संक्षिप्त जांच और करिश्मा की याद दिलाने वाली बात रोहित जैसे शीर्ष स्तरीय घोस्ट कंट्रोलर के लिए बहुत कुछ विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार यह उनका पहला अलौकिक सामना नहीं था, पहले भी ऐसे उदाहरण थे, इसलिए उन्होंने स्थिति के कई पहलुओं को जल्दी से समझ लिया। पहले दिन के दुष्स्वप्न का भूत वास्तविकता में लोगों पर हमला कर सकता था, लेकिन वास्तविकता में लोगों के पास दुष्स्वप्न के भूत पर जवाबी हमला करने का कोई तरीका नहीं था। इसके पीछे का कारण अभी भी अज्ञात था। रोहित की अंतर्ज्ञान, जिसे उन्होंने भूतों को नियंत्रित करने के अपने व्यापक अनुभव से निखारा था, ने उन्हें बताया कि केवल एक ही संभावना थी, एक मीडियम। भूत ने दुष्स्वप्न के किसी माध्यम के जरिए वास्तविकता में उन पर हमला किया था, और चूंकि उन्हें नहीं पता था कि माध्यम क्या है, इसलिए उनका अब तक का जवाबी हमला अप्रभावी था। भूत का मुकाबला करने के लिए उन्हें यह पता लगाना था कि वह माध्यम क्या है। केवल तभी मुकाबला निष्पक्ष हो सकता था, अन्यथा रोहित इस भूत से प्रेतवाधित होते रहते, यहाँ तक कि उन्हें नींद में मारे जाने के डर से सोने में भी डर लगता। उन्होंने ये भी नहीं चाहा कि करिश्मा मदद करे, क्योंकि भूत का लक्ष्य सरल था, केवल उन पर केंद्रित था। जैसा कि पहले दिन के दुष्स्वप्न से पता चला, उसके हमले की सीमा में कोई और नहीं था। जब उन पर हमला हुआ तो करिश्मा पर नहीं हुआ, इसलिए किसी और को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अब ये सपना नहीं था, और सामान्य लोग इसमें कोई काम नहीं कर सकते थे। यह आ रहा है, रोहित की पलकें फड़फड़ाईं, मानो कुछ भयानक होने वाला हो। मूसलाधार बारिश में
जमीन पर एक धुंधली छाया तेजी से आगे बढ़ी। छाया रुक रुक कर दिखाई देती और गायब हो जाती, कभी कभी एक भयावह पीला चेहरा सामने आता और कभी कभी इतनी विकृत हो जाती कि केवल एक अधूरा शरीर ही रह जाता। रूप बदलने के बावजूद छाया स्पष्ट रूप से रोहित पर लक्षित थी, जो उन पर हमला करने के इरादे से थी। शरीर का प्रकटीकरण अस्थिर है। ये संकेत देता है कि माध्यम लगातार ट्रिगर नहीं हो रहा है। एक अस्थिर माध्यम। जैसे जैसे भूत करीब आया, रोहित की दृष्टि ठंडक के साथ शांत और स्थिर बनी रही, बिना किसी डर के, यहाँ तक कि उनके शरीर के भीतर मौजूद घोस्ट शैडो के बिना भी कोई भावना उन्हें छू नहीं पाए। अचानक उन्होंने आकाश की ओर देखा। बारिश गिरती रही, हवा में लटकी रही, छिटपुट, फिर भी एक संबंध बनाती हुई, हालांकि अधूरा। ठीक छाया में भूत के अधूरे, रुक रुक कर दिखने वाले शरीर की तरह। माध्यम बारिश थी नहीं, वास्तव में ये पानी होना चाहिए। भूत ने पानी को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके वास्तविकता में आक्रमण किया। आज शाम मूसलाधार बारिश हो रही थी और दुष्स्वप्न के पहले दिन भी आकाश में बारिश थी, जो बाद में तेज हो गई थी। साथ ही बारिश जितनी तेज होती, भूत द्वारा पैदा किया गया खतरा उतना ही अधिक होता। इसीलिए उनकी चचेरी बहन दुष्स्वप्न में प्रवेश करते समय हमेशा रेनकोट पहनती थी। बारिश का पानी। रोहित तुरंत सचेत हो गए। यह एक ऐसा विवरण था जिसे उन्हें बहुत पहले नोटिस करना चाहिए था। आज की भारी बारिश का मतलब था कि भूत ने वास्तविकता में सफलतापूर्वक आक्रमण करने के लिए बारिश के पानी को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि बारिश का पानी अधूरा था, जिसने भूत को वास्तविकता में पूरी तरह से प्रकट होने से रोक रखा था, जैसा कि वह किसी जलाशय या झील में हो सकता था। तब स्थिति काफी अलग होती। चलो इसकी पुष्टि करते हैं। रोहित ने एक गहरी सांस ली और जल्दी से पीछे हट गए। उस एक कदम के साथ कार की खुली डिग्गी के धक्कन ने उनके सिर के ऊपर की बारिश को रोक दिया। हालांकि बारिश अभी भी अंदर आ रही थी, लेकिन उनके स्थान पर बारिश नहीं थी, जिससे माध्यम की उपस्थिति बाधित हो गई। उस क्षण रोहित पर हमला करने वाली छाया उनके चेहरे के इतने करीब आ गई थी कि एक कदम की दूरी भी नहीं बची थी। वे लगभग नाक से नाक मिलाकर खड़े थे। ठंडी सांस, पीला चेहरा और भयावह छाया ऐसी लग रही थी जैसे वे रोहित से चिपकने वाले हों। फिर भी वे ठंडे होकर इंतजार कर रहे थे कि कब उन पर वार होगा। माध्यम की पुष्टि करने के लिए ऐसे साहसी प्रयासों की आवश्यकता थी। बारिश में भूत नहीं रुका। उसका हाथ रोहित की ओर ऐसे फैला जैसे वह उनके शरीर पर आक्रमण करना चाहता हो या उनकी छाती फाड़ना चाहता हो। भयावह सफेद हाथ रुक रुक कर दिख रहा था, फिर भी धुंधले वातावरण में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। हालांकि एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। जैसे ही भूत का हाथ रोहित की छाती से 5 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर आया, वह तेजी से गायब होने लगा। भूत आगे बढ़ना जारी रखा और जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वह गायब होता गया। हाँ, आपने सही पढ़ा। जो भूत वास्तविकता में आक्रमण कर सकता था, वह अब एक अप्रत्याशित समस्या का सामना कर रहा था। वह अब वास्तविकता में आक्रमण नहीं कर सकता था। ऐसा लगा जैसे उनकी अलौकिक शक्ति बाधित हो रही हो। वे कुछ सेंटीमीटर एक दुर्गम खाई बन गए, जिसने भयानक हमले को रोक दिया और साथ ही रोहित की रक्षा की। यह कोई चमत्कार नहीं था, न ही किसी सहायक का हस्तक्षेप। यह माध्यम का व्यवधान था। रोहित ऐसी जगह खड़े थे जहां बारिश नहीं पहुंच रही थी। उनके सामने बारिश का पानी गायब हो गया। माध्यम के बिना भूत दुष्स्वप्न से आक्रमण नहीं कर सका। उसका हमला वास्तविकता को प्रभावित नहीं कर सका, जिससे वह इस बार विफल हो गया। इससे ये भी पता चला कि रोहित पहले ट्रेन की गाड़ी के अंदर सुरक्षित क्यों थे। क्योंकि उनके पास कोई पानी नहीं था, कोई माध्यम नहीं था। इसलिए भूत ट्रेन की गाड़ी के बगल में दुबका रहा, उस क्षण का इंतजार कर रहा था जब रोहित माध्यम के संपर्क में आएंगे। यदि उन्होंने इसे पहले नहीं खोजा होता, तो एक दिन अकेले नहाते समय उनका काम तमाम हो जाता। भूत शावर हेड या बाथटब के माध्यम से उन पर तुरंत हमला कर सकता था और रोहित के पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं होता। तो मेरा अभी का अनुमान सही था। उनकी दृष्टि थोड़ी बदली, जैसे सब कुछ उनकी अपेक्षाओं के भीतर था। उन्होंने केवल कल्पना नहीं की थी, बल्कि विभिन्न विवरणों और सुरागों के माध्यम से इसका अनुमान लगाया था। अब जब मैं माध्यम जानता हूं, तो ये भूत अभी भी सोचता है कि यह मुझ पर हमला कर सकता है। ये पूरी तरह से भ्रम है। आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और पहले दिन के दुष्स्वप्न का अंत कर दूंगा। रोहित ने तुरंत एक कॉल किया। हुकाई, यहाँ ड्यूटी पर मौजूद किसी व्यक्ति से मुझे एक बंदूक दिलवाओ। दुष्स्वप्न के भूत को सामान्य रूप से मारा जा सकता था। रोहित ने बंदूक का उपयोग करने का निर्णय लिया। उनके हाथ में मौजूद बंदूक उपयुक्त नहीं थी। वह सोने की बनी थी, प्रभाव से मुक्त थी और सिद्धांत रूप में माध्यम के माध्यम से वास्तविक भूत के साथ संपर्क नहीं बना सकती थी। उन्हें काम पूरा करने के लिए एक साधारण बंदूक, साधारण गोलियों की आवश्यकता थी। ठीक है चीफ रोहित, मैं उन्हें तुरंत सूचित करूंगा। हुकाई ने दूसरी तरफ से जवाब दिया और फोन रखते ही तुरंत व्यवस्था की।
मूसलाधार बारिश के बावजूद कुछ ही देर में 2 केस अधिकारी छाते लेकर दौड़ते हुए आए। चीफ रोहित, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? क्या आप इतनी रात को आराम नहीं करने वाले? एक अधिकारी ने पूछा। दूसरे अधिकारी ने आगे बढ़कर सर्विस पिस्टल दी। मुझे अभी भी कुछ मामले सुलझाने हैं। थोड़ा पीछे हट जाओ, रोहित ने इशारा किया और बंदूक ले ली। इस बार वह डरे हुए नहीं थे। वह ट्रेन की गाड़ी से बाहर निकले और मूसलाधार बारिश में खड़े हो गए। उन्होंने खुद को बारिश में भिगो लिया, स्वेच्छा से माध्यम के संपर्क में आ गए। भूत इस मौके को नहीं छोड़ता, लेकिन रोहित भी पहले दिन के दुष्स्वप्न वाले भूत को मारने का यह मौका नहीं छोड़ते। उम्मीद के मुताबिक भयावह छाया दिखाई दी। रोहित ने एक भयावह पीला चेहरा बिल्कुल अपने सामने हवा में देखा, बहुत करीब। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, एक गोली बारिश को चीरते हुए उस अजीब छाया से जा टकराए। तुरंत रोहित ने देखा कि उनके सामने वाला पीला चेहरा एक फूल की तरह फट गया, लेकिन खून नहीं निकला, केवल मांस के टुकड़े छिटके। छिटका हुआ मांस धुंधला और ईथर जैसा था और जल्दी ही दृष्टि से गायब हो गया। फिर भी वह व्यक्ति जमीन पर नहीं गिरा। मुड़े हुए चेहरे पर अभी भी एक मृत व्यक्ति की निगाहें थीं, जैसे कि नाराजगी के साथ जल्दबाजी में हो, लेकिन साथ ही एक प्रकार की भयानक द्वेष भी प्रकट कर रहा हो। ऐसा लगा जैसे भूत क्रोधित था, लेकिन जो उससे मिला वह एक और गोली थी। सपनों में ऐसे हथियार नहीं हो सकते थे, लेकिन वास्तविकता में होते हैं, और वास्तविकता में इसके प्रवेश का मतलब था कि उसने अपना सबसे बड़ा लाभ छोड़ दिया था। क्या यह मौत को दावत नहीं थी? क्या इसे आधुनिक समाज में विभिन्न हथियारों की शक्ति समझ में नहीं आई? दूसरी गोली चली और भूत फिर से हिट हो गया। वह पहले से ही माध्यम के भीतर था और रोहित का प्रतिशोध अपरिहार्य था। बारिश में भूत की छाती एक घाव से फट गई थी, लेकिन रोहित ने बिना पलक झपकाए लगातार तब तक फायर किया जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। अंत में बारिश में छाया फीकी पड़ने लगी। रोहित ने यहां तक देखा कि भूत जमीन पर गिर गया, लेकिन बात यहीं खत्म हो गई। आखिरकार वह दृश्य भी गायब हो गया। पहले दिन के भूत का हमला विफल हो गया था और रोहित ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। अलौकिक पुनरुद्धार के बाद से किसी भूत के लिए यह शायद सबसे निराशाजनक मौत रही होगी। भले ही वह स्रोत नहीं था, लेकिन केवल हथियारों द्वारा मारा जाना वास्तव में अकल्पनीय था। अब तुम वापस जाकर आराम कर सकते हो, यहाँ का काम खत्म हो गया है। रोहित ने बंदूक वापस कर्मचारियों को दे दी। ठीक है चीफ रोहित, अगर कोई स्थिति हो तो हमें तुरंत सूचित करें। 2 केस अधिकारी पूरी तरह से भयभीत थे। पहले उन्हें लगा कि रोहित हवा में गोलियां चला रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने चोरी छिपे अपनी टॉर्च जलाई तो उन्होंने पाया कि वह एक भयानक आकृति थी। कोई जीवित व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उग्र भूत जैसा था जो वहां खड़ा था और हिल भी रहा था। क्या ये गांव इतना भयानक है? सब कुछ साफ है, अब आप निश्चिंत रह सकते हैं, रोहित ने कहा। उम्मीद है सब ठीक रहेगा, एक कर्मचारी ने मुस्कुराहट के साथ कहा। इस क्षण उनकी चचेरी बहन आगे आए और नीचे झुक गई, चाकू से गड्ढे को कुरेदते हुए बोली, ये वास्तव में मर गया है ना? बिल्कुल कोई हरकत नहीं। कजिन, तुम्हारे पास अभी जो हथियार था वह क्या था? ये चाकू से कहीं अधिक उपयोगी है। अगर मेरे पास वह होता तो मैं इसे दिन में कई बार पीछा करके मार सकती थी। उसकी याददाश्त में बंदूक की कोई अवधारणा नहीं थी, या शायद कभी थी, लेकिन वह भुला दी गई थी। रोहित ने उसे जवाब नहीं दिया, बल्कि उनकी दृष्टि आकाश की ओर मुड़ गई। हालांकि भूत मर चुका था, ये केवल एक हमला था जिसे रोका गया था, और वह सुनिश्चित नहीं कर सकते थे कि क्या दूसरा या तीसरा दिन भी होगा जब भूत माध्यम से आक्रमण करेंगे। एकमात्र तरीका माध्यम के उद्भव को बाधित करना था। कम से कम जब तक शरीर आधा सड़ नहीं जाता, तब तक वह पानी के संपर्क में नहीं आ सकता था, न ही वह तालाब या झील के किनारे जा सकता था। और यह मूसलाधार बारिश अंतहीन जारी रहने वाली थी। बारिश आज रुक जाएगी। आकाश की ओर देखते हुए रोहित की लाल घोस्ट आय अचानक चमक उठी। ताजे खून जैसी लाल रोशनी ने तुरंत पूरे आकाश को ढक लिया, जिसकी पहुंच पूरे गांव और यहां तक कि आसपास के दसियों किलोमीटर तक थी, जिसने कई आम लोगों का ध्यान खींचा जो टीवी देख रहे थे और घर पर भोजन कर रहे थे। लाल रोशनी उल्लेखनीय थी और एक नज़र में उसकी कोई सीमा नहीं दिख रही थी, लेकिन जितनी जल्दी वह आए उतनी ही जल्दी गायब हो गई। लाल रोशनी के फीके पड़ने के बाद ऊपर के बादल और बारिश भी पूरी तरह से साफ हो गई, गर्मियों की रात के आकाश की तरह साफ, जहां कोई तारे और चांदनी देख सकता था। बारिश चली गई थी। न केवल आकाश में बारिश, बल्कि जमीन पर बने गड्ढे भी बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। अगली बार जब इतनी तेज बारिश होगी तो यह मेरे मूड पर निर्भर करेगा। रोहित की भावहीन अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। मूसलाधार बारिश को तितर बितर करने के लिए घोस्ट डोमेन का उपयोग करना, ऐसा असाधारण कृत्य केवल रोहित जैसे शीर्ष स्तरीय घोस्ट कंट्रोलर ही सोच सकते हैं। क्या हुआ? बारिश रुक गई।
जो 2 केस अधिकारी ज्यादा दूर नहीं गए थे, वे अब हैरान थे, सवालों से भरे हुए थे, अनजाने में अपने सिर को थोड़ी दूर रोहित की ओर मोड़ रहे थे, विवरण पूछना चाह रहे थे क्योंकि यह सामान्य से बहुत दूर था। लेकिन उन्होंने देखा कि रोहित के माथे पर लाल घोस्ट आय एक हल्की लाल रोशनी उत्सर्जित कर रही थी, जो इधर नहीं बल्कि आकाश की ओर देख रही थी, जैसे उन्हें यह बताने के लिए कि हालिया घटना इस आंख से संबंधित थी। अचानक दोनों को एक अकथनीय डर महसूस हुआ। इस तरह के व्यक्ति, क्या वे ऐसा कुछ भी प्रबंधित कर सकते थे? पूरे क्षेत्र में मौसम बदलने के लिए। अध्याय 750 आधे से अधिक। पहले दिन के दुष्स्वप्न नाइटमेयर से वास्तविकता में घुसपैठ करने वाले भूत को रोहित ने बंदूक से मार गिराया। वह मौत बहुत दयनीय थी। हालांकि यह मौत केवल एक भ्रम थी, लेकिन इसने कम से कम उस उग्र भूत के हमले को तो हल कर ही दिया। इतना ही नहीं, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए रोहित ने पूरे क्षेत्र के मौसम को बदलने के लिए घोस्ट डोमेन का इस्तेमाल किया। मूसलाधार बारिश को खत्म कर दिया, काले बादलों को हटा दिया और उदास आकाश को तुरंत एक साफ, स्वच्छ आकाश में बदल दिया, जहां अब धुंध का कोई नामो निशान नहीं था। ऊपर तारों भरा आकाश और चमकती चांदनी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वहां खड़े होकर रोहित ने अपने शरीर के भीतर बेचैनी महसूस की और उनकी नज़रें थोड़ी सख्त हो गईं। घोस्ट हैंड द्वारा बनाए गए संतुलन के बिना केवल एक बार घोस्ट डोमेन का उपयोग करने से ही घोस्ट आई ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया था। यदि वह सीधे 6 परत वाले घोस्ट डोमेन को सक्रिय करते तो संभावना थी कि यह तुरंत पुनर्जीवित रिवाइव हो जाता। हालांकि स्थिति वैसी खराब नहीं थी जैसी सोची गई थी। उनके पीछे की छाया धीरे धीरे गायब हो गई और वापस उनके शरीर में समा गई। पानी गायब हो गया। उनकी छोटी चचेरी बहन करिश्मा अभी भी जमीन पर उकड़ू बैठी थी और एक फलों वाले चाकू से उस जगह को कुरेद रही थी जहां कुछ ही क्षण पहले पानी का एक गड्ढा था। ऐसा लग रहा था कि वह जानती थी कि पानी एक माध्यम है, लेकिन ये ज्ञान उसकी प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट्स से आया था, इसलिए वह इसे रोहित को बता नहीं पाए और इसके बजाय स्वाभाविक रूप से यह अजीब हरकत कर रही थी। पानी खत्म हो गया है और आज बारिश नहीं होगी। पहले वाला भूत मेरे द्वारा निपटा दिया गया है, इसलिए अगर कोई विशेष दुर्घटना न हो तो शायद आज रात या भविष्य में गांव को और कोई समस्या नहीं होगी, रोहित ने कहा। देर हो रही है और मुझे अभी भी यहाँ निगरानी रखनी है। करिश्मा, वापस जाओ और आराम करो। उन्होंने लड़की की ओर देखा। वह उसकी वास्तविक पहचान निर्धारित नहीं कर सके। क्या वह वही लड़की थी जो दशकों पहले डूब गई थी, या उसी गांव की वर्तमान चचेरी बहन, या शायद दोनों ही पहचान सही नहीं थी और उसकी उत्पत्ति और भी विचित्र थी। आखिरकार वह उनके मृत पिता के साथ जुड़ी हुई थी, और अब जब उन्होंने सावधानी से सोचा तो उनके दुष्स्वप्न वाले पिता ने जानबूझकर करिश्मा की उपस्थिति को छिपाया था। वह अनजान नहीं थे, उन्होंने बस उसके बारे में बात न करने का विकल्प चुना था। करिश्मा ने अपना सिर उठाया और रोहित को देखा। उसने अपना सिर टेढ़ा किया जैसे फिर से कुछ सोच रही हो, लेकिन उसकी आंखों में उलझन थी। ही ऐसा लगता है कि मुझे वाकई नींद आ रही है, इसलिए कजिन, आज के लिए बहुत मज़ा हो गया। मैं घर सोने जा रही हूँ, मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है, करिश्मा ने अपने सिर को छूते हुए कहा और थोड़ा असहज महसूस किया। रोहित ने सिर हिलाया। ठीक है, तो तुम जल्दी आराम करो। उन्होंने करिश्मा को अपना सिर सहलाते हुए धीरे धीरे जाते देखा। ये करिश्मा काफ़ी विशेष थी, भूत जैसी नहीं, लेकिन इंसान जैसी भी नहीं। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए रोहित ने उसे लाश के करीब नहीं आने दिया। दफन की तैयारी। रोहित फिर से ट्रंक में बैठ गए। उनका एक हाथ अभी भी बगल की सड़ती हुई लाश को जकड़े हुए था। अब तक लाश का क्षय काफी गंभीर हो गया था। सड़न की तीव्र दुर्गंध उन तक पहुंच रही थी, जो कुछ हद तक असहनीय थी, लेकिन उन्हें ऐसी स्थितियों की आदत थी। इस बीच करिश्मा का सिरदर्द दूर होता जा रहा था। जब वह घर पहुंची तो वह उसी बिस्तर पर सो गई जहां कल एक ग्रामीण की मृत्यु हुई थी। वह सब कुछ भूल कर सो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह जल्दी, आंटी, मैं रोहित के लिए नाश्ता देने जा रही हूँ। आलिया की आवाज़ पुराने घर में गूंजी। जब वह रोहित के पास पहुंची तो सड़ते मांस की दुर्गंध ने उसका दम घोंट दिया। उसने रोहित को एक सड़ती हुई लाश का निरीक्षण करते देखा। शरीर जमीन पर पड़ा था, त्वचा भयावह रूप से पीली थी और उसने दशकों पुराने फैशन के कपड़े पहने थे। रोहित, तुम क्या कर रहे हो? आंटी ने नाश्ता भेजा है, पहले कुछ खा लो, आलिया ने दूरी से कहा। मैं बाद में खाऊंगा, रोहित ने बिना सिर उठाए जवाब दिया। रोहित उस लाश के बगल में बैठे समझ गए कि पिछली रात उस व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों का क्या अर्थ था। सड़न की डिग्री आधे से अधिक। लाश की आंखें पूरी तरह सड़ चुकी थीं, केवल 2 बदबूदार कोटक सॉकेट्स बचे थे। बिना आंखों के वह निश्चित रूप से उन्हें खोलकर जाग नहीं सकती थी। तो रोहित को अब शरीर को रोकने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। भूत ने हमेशा के लिए जागने का मौका खो दिया था। अगला काम है इस शरीर के पूरी तरह से सड़ने का इंतजार करना।
योजना पूरी होने के बाद हम कृत्रिम रूप से एक आदर्श घोस्ट कंट्रोलर बना सकते हैं, बिना पुनर्जीवित होने के डर के, बिना मौत के भय के। बस इतना है कि वह इंसान नहीं, एक कुत्ता है। ये सोचते हुए रोहित को जलन हुई। वह उस कुत्ते की जगह लेना चाहते थे। इंसान होना जटिल है, खासकर एक घोस्ट कंट्रोलर के रूप में, हमेशा जीवन और मृत्यु के कगार पर रहना। दुनिया के 99% से अधिक घोस्ट कंट्रोलर उस कुत्ते जितने भाग्यशाली नहीं थे। आलिया, तुरंत एक ताबूत ऑर्डर करो। मुझे दोपहर से पहले ये चाहिए, रोहित ने निर्देश दिया। जब ताबूत आया तो रोहित ने उस बदबूदार शरीर को लकड़ी के ताबूत में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया। मामला संतोषजनक ढंग से समाप्त हो गया। रोहित को अब राहत महसूस हो रही थी। उन्होंने कुछ दिनों तक घर पर रुकने, ब्रेक लेने और जयपुर शहर वापस न जाने की योजना बनाई ताकि और अधिक परेशानी भरे मामलों में न उलझें। उस व्यक्ति ने कहा था कि एक दिन वह कुत्ता उनके पास आएगा। रोहित काफी उत्साहित थे, शायद वह प्राणी उनका सहायक बन जाए। अगर वह कुत्ता उनके खिलाफ होता तो रोहित इतने गुस्से में होते कि वे उसे एक ही प्रहार में मार देते।